द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग लिन शाओटिंग को हरा देता है। अब इस चीज को देखते हुए वाइस इंस्पेक्टर जिन यीशुआन टियानमिंग को अपने साथ हेवंस एलिसियम में आने के लिए कहते हैं। ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है। अब जिन यीशुआन टियानमिंग से कहते हैं, ले टियानमिंग, अब क्योंकि तुम शाओटिंग को मार चुके हो और सेंट बीस्ट फॉर सोल के ओनर भी बन चुके हो, तो तुम्हें हमारे साथ हेवंस एलिसियम में आज से 3 दिन के बाद जाना चाहिए। जो कुछ भी लिन शाओटिंग के पास था, अब वो सब तुम्हारे पास है। तुमने सक्सेसफुली अपनी इम्पोर्टेंस को हमें दिखाया है। तुम शाउटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो अब हमारे लिए। तुम्हारा टैलेंट जो है वो वर्मिलियन ब्लड जैसी जगह पर दबा रहेगा और ये चीज एक टोटल वेस्ट होगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम हमारे साथ हेवंस एलिसियम में चलो। जो ग्रैंड ओरिएंट रियलम के ओवरलॉर्ड हैं, मैं तुम्हें इसे आसान सी भाषा में बताता हूँ। तुम्हारे अभी के टैलेंट के साथ तुम आज से 10 साल बाद भी हेवनली विल रियलम में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास की जगह पर वो प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। इस जगह पर माना, स्पिरिटोर्स, हर्ब्स और हैजर्ड्स जो हैं, ये सभी चीज लैक करती हैं। यहाँ पर इन सभी चीजों की कमी है। उससे भी बुरी बात ये है कि यहाँ के लोगों का जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो भी काफी ज्यादा छोटा है और नैरो माइंडेड है। लेकिन हेवंस एलिसियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रैंड ओरिएंट रियलम के सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। काउंटलेस हाई क्वालिटी माना, यहाँ तक कि टेरेस्ट्रियल एंड सेलेशियल माना भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पर ऐसे ऐसे जीनियसेस भरे हुए हैं जो कि एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं। टियानमिंग, हमने इतना सब इसीलिए कहा है क्योंकि हम तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू करते हैं। अब क्योंकि हेवंस एलिसियम का डिसिपल लिन शाओटिंग मर चुका है, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट चांस होगा उसको रिप्लेस करने के लिए। अब क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा सेंट बीस्ट वॉर सोल भी आ चुका है। अब सॉन्ग यीशुई भी टियानमिंग से कहती है, वाइस इंस्पेक्टर जिन यीशुआन ने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि हमें परेशानी हो तो तुम शाउटिंग का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये चीज तुम पर निर्भर करती है कि तुम क्या अपने ब्राइट फ्यूचर को जब्त करना चाहते हो या इस जगह पर रहना चाहते हो। वाइस इंस्पेक्टर्स की ये बात सुनकर ली टियानमिंग शांत रहता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, मुझे उनका चीजों को हैंडल करने का तरीका पसंद नहीं है, लेकिन हेवंस एलिसियम में जाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं काफी ज्यादा दूर की जगह पर जाऊंगा एंड उस जगह पर जाकर मैं सबसे ज्यादा मॉम को मिस करूंगा, इसीलिए मुझे उनके ओपिनियन के बारे में भी जानना है। किसी भी माँ के लिए अपने बेटे को एक नई जगह पर भेजना, जिस जगह पर उसके लिए क्या पता कितने खतरे ही इंतजार कर रहे हो, वो हमेशा एक डिफिकल्ट डिसीजन रहता है। टियानमिंग मुड़कर अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसके मॉम अपना सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए हाँ कहते हैं एंड अपने मन के अंदर कहते हैं, बच्चे, जो तुम्हारे दिल में है उस चीज को फॉलो करो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। अब सभी लोग टियानमिंग को कहने लगते हैं, टियानमिंग, तुम्हें हेवंस एलिसियम के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हेवंस एलिसियम ही वो जगह है जहाँ पर तुम ट्रूली बिलोंग करते हो। वैसे भी टियानमिंग, आज के बाद से तुम हमारे रोल मॉडल बनने वाले हो। अब टियानमिंग वाइस इंस्पेक्टर से कहता है, वाइस इंस्पेक्टर्स, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या हो अगर मैं अपना नाम इस्तेमाल करके हेवंस एलिसियम में जाना चाहूँ तो? टियानमिंग की ये शर्त सुनकर वाइस इंस्पेक्टर इसे डायरेक्टली परमिट कर देते हैं एंड अरीना को छोड़कर जाते हुए कहते हैं, टियानमिंग, हम तुम्हें 3 दिन दे रहे हैं तैयार होने के लिए, उसके बाद हम तुम्हें लेने के लिए वापस आएंगे। अब इसके बाद से तुम वर्मिलियन बर्ड के अलावा की भी दुनिया को देखोगे। अब वाइस इंस्पेक्टर्स यूलिंग जी को कहते हैं, यूलिंग जी, अब क्या तुम अचंभे में ही पड़ी रहोगी? अब जल्दी करो और हमें फॉलो करो। अब यूलिंग जी भी वाइस इंस्पेक्टर्स को फॉलो करके उनके साथ जाने लगती है। अब इसी के साथ वाइस इंस्पेक्टर्स एंड यूलिंग फैमिली जो होती है वो हेवंस एलिसियम में जाने के लिए निकल जाती है। इसी के साथ ही हेवंस एक्टम के रिप्लेसमेंट चैलेंज का भी एंड अनाउंस हो जाता है। अब क्योंकि ली टियानमिंग हेवंस एलिसियम का डिसिबल बन चुका था, तो लाइटनिंग मैनर के पास अब कुछ नहीं बचा था, इसीलिए उनके लिए सिर्फ बेइज्जती ही आगे चलकर उनका इंतजार कर रही थी। ली टियानमिंग एंड मूयांग जो थे वो पूरी वर्मिलियन बर्ड में फेमस हो गए एंड वर्मिलियन बर्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की लिस्ट में भी आ गए। उस रात को एक व्यक्ति ने लाइटनिंग मैनर के क्लैन लीडर लिन टियानजियान की हत्या कर दी। उसके बाद से लियू क्विंग के बारे में भी पता नहीं लग पाया। अगला दिन आ जाता है एंड वी टियानकिंग वी मैनर में बैठ के सभी लोगों के सामने अनाउंस करते हैं कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि हम अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सकें। और खुशी की बात ये भी है कि मेरा ग्रैंडसन ली टियानमिंग जो है वो हेवंस एलिसियम का डिसिपल बन चुका है। आखिरकार भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझ जैसा बूढ़ा व्यक्ति इस जैसी खुशी को डिजर्व नहीं करता है। मेरे ग्रैंडसन ने सच में मुझे अचंभित करके रखा है। अब अपनी तारीफ सुनकर ली टियानमिंग कहता है, मेरी एबिलिटीज जो है वो तो एवरेज हैं,
मैं तो वर्मिलियन बर्ड टाउन में 3rd नंबर पे आता हूँ। ये सब अंकल यांग की इंस्ट्रक्शन के बदौलत हुआ है। उनकी इंस्ट्रक्शन की वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ। टियानमिंग की ये बात सुनकर मुयांग टियानमिंग से कहते हैं, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया, ये तो सिर्फ तुम्हारा टैलेंट था जो कि काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अब ये सुनकर सेचन भी कहते हैं, हाँ मैं भी इस चीज को मानता हूँ। अब टियानमिंग के दोनों अंकल टियानमिंग एंड उसकी मॉम से माफी मांगने लगते हैं। वो माफी इसलिए मांगते हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की थी जो चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने टियानमिंग के बारे में बहुत बुरा भला बोला था। यहाँ तक कि जो वी जीकुन थे उन्होंने अपने फादर वी टियानकेंग को अपनी बहन की मदद करने के लिए रोका था। एंड इस चीज के लिए जीकुन वी क्विंग से माफी मांगते हैं। अब वी क्विंग बड़ा दिल रखते हुए कहती है, अब जो बीत गया सो बीत गया। भाई बहन होने के नाते हमें आपसी बहस को जाने देना चाहिए और एक साथ मिलकर अपने फादर की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, आप मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं अंकल, मैंने तो सिर्फ वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। और वी टियानशोंग सारे डिसिपल से कहते हैं, यंगस्टर्स सामने आओ और टियानमिंग से माफी मांगो। अब ये सुनकर टियानमिंग सभी यंगस्टर्स से कहते हैं, देखो अनजान बनने में कुछ गलत नहीं है जब तक तुम यंग हो। अब क्योंकि तुम अपना सबक सीख चुके हो तो तुम सबको ये याद रखना होगा कि हमारे वी क्लैन के लोगों को कैसे रहना है। ये सुनकर सभी लोग टियानमिंग की बात मानते हैं एंड कहते हैं, हम इस चीज को समझ गए। अब तभी वहाँ पर वर्मिलियन बर्ड के किंग आते हैं एंड कहते हैं, मैं यहाँ पर वी क्लैन के लीडर एंड मुयांग से माफी मांगने के लिए आया हूँ। दोनों वाइस इंस्पेक्टर्स ने मुझे आप लोगों की मदद करने से कम्प्लीटली रोक दिया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं वी क्लैन की इस बार ज्यादा मदद नहीं कर पाया। जो वी क्लैन है उन्होंने मुझे लाइटनिंग मैनर की सच्चाई बताई जो कि मेरे ही सिंहासन के अगेंस्ट जाने वाले थे। ये सुनकर टियानकेंग किंग से कहते हैं, आपको इस चीज में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। भले ही हम वाइस इंस्पेक्टर जैसे लोगों के डिसीजन एंड प्लान्स को पटरी से नहीं उतार पाए, लेकिन हम समझते हैं कि आपकी खुद की ही परेशानियां रही होंगी। अच्छी बात यह है कि ये सब अब खत्म हो चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब से फ्लेम येलो सिकाइंस इंस्टीट्यूट और जो नेशन होगा इनके बीच का रिलेशन और ज्यादा अच्छा होगा। वैसे महाराज, अगर आपको बुरा लग रहा है तो क्यों ना आप मेरे ग्रैंडसन ली टियानमिंग की एक छोटी सी विश को पूरा करें। ये सुनकर किंग कहते हैं, टियानमिंग तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। मुझे तो ये लगा था कि वी मेनर की यंगर जनरेशन में कोई भी उन्हें नहीं रोक पाता, लेकिन तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम सच में यंगर जनरेशन के रोल मॉडल बनने के लायक हो। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, आपकी शाबाशी के लिए आपका धन्यवाद। वैसे भी अगर मैं रोल मॉडल नहीं बनता तो कौन बनता। अब ये सुनकर किंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, टियानमिंग मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, तो मुझे अपनी विश बताओ। अगर मैं तुम्हारी विश को पूरा कर पाया तो मैं उससे जरूर पूरा करूंगा। अब टियानमिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस फीलिंग की तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपना सुपर सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, मुझे आपकी बेटी प्रिंसेस फीलिंग काफी ज्यादा पसंद है। अब ये सुनकर किंग जो होते हैं वो थोड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो टियानमिंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब उन्हें जाता देख टियानमिंग कहता है, महाराज ऐसे मत जाइए, आपने तो मुझे मजबूती के साथ रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने कहा था कि आप मेरी विश को पूरा करेंगे। क्या आप अपने शब्दों पर खड़ा नहीं उतरेंगे। अब प्रिंसेस फीलिंग भी अपने फादर से कहती है, फादर प्लीज मुझे उसके साथ जाने दीजिए, मुझे भी टियानमिंग के साथ हेवंस एलिसियम में जाना है, नहीं तो मैं उसके साथ भागकर चली जाऊंगी। आपको पता है कि मैं ये करने में कैपेबल हूँ। अब ये सुनकर किंग जो होते हैं वो रोने लगते हैं एंड कहते हैं, बेटी मैं तुम्हें इतनी ज्यादा दूर दराज जगह पर अकेले नहीं भेज सकता। अब तभी टियानमिंग कहता है, महाराज मैं मानता हूँ कि ये जर्नी जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस होगी। वैसे भी मैं हेवंस एलिसियम में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर मैं प्रिंसेस फीलिंग को अपने साथ लेकर जाता हूँ तो मैं आपको एक चीज का वचन देता हूँ कि मैं प्रिंसेस फीलिंग की सेफ्टी को अपनी सेफ्टी से भी पहले रखूंगा, और अगर किसी ने प्रिंसेस फीलिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अब तभी प्रिंसेस क्विंगलॉन बीच में आकर कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि जो ये फादर और डॉटर के बीच का रिश्ता है उसे तुम कुछ शब्दों के साथ ओवरकम कर सकते हो। तुमने तो कहा था कि तुम 3 दिन बाद जा रहे हो, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग एंड किंग जो होते हैं वो एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे होते हैं। अब ये सब चीजें देखकर टियानमिंग भी कहता है, तो ठीक है 3 दिन बाद मैं वर्मिलियन बर्ड पैलेस में आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि महाराज मेरी विश को पूरा करें। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि वर्मिलियन बर्ड के किंग प्रिंसेस फीलिंग को ट्रेजर की तरह रखते हैं, इसीलिए उनको मेरे साथ भेजने का चांस काफी ज्यादा कम है।
लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं मिडास की ग्रेव में जाऊं। अब टियानमिंग जो होता है वो अपने सबसे पहले लाइव बॉर्न बीस्ट मिडास की ग्रेव के पास जाता है एंड कहता है, भाई मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा और फाइनली मैं वो कर चुका हूँ। अब तुम फाइनली आराम कर सकते हो। मैं बहुत जल्द हेवंस एलिसियम में जाने वाला हूँ। एक बार अगर मैं चला गया तो मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगा, इसीलिए अगले 2 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा यहाँ पर। चलो अगले जन्म में भी एक दूसरे के भाई बनते हैं। अब अगले 2 दिन बीतते हैं। टियानमिंग वापस वी मिनर में आता है। उसे देखकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, टियानमिंग तुम फाइनली वापस आ चुके हो। अब तभी टियानमिंग की मदर कहते हैं, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। तभी वी टियानकिंग कहते हैं, अब हमारे साथ आओ, वी क्लैन से 2 लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं। उनसे मिलने के बाद डिसाइड करना कि क्या तुम अभी भी हेवंस एलिसियम में जाना चाहते हो। ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है। अब टियानमिंग हेवन सेक्टम के अंदर जाता है। वहाँ पर जाकर वो एक बूढ़ी औरत एंड एक लड़की को देखता है। उन्हें देखकर वो खुद से कहता है, आखिर ये दोनों कौन है। इसी के साथ टियानमिंग हेवन सेक्टम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे 2 व्यक्ति देखते हैं। अब उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, टियानमिंग मैडम ली जिंगयू को, जो कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से हैं, उन्हें ग्रीट करो। अब तभी मैडम ली जिंगयू टियानमिंग से कहते हैं, इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम फैमिली ही हैं, तुम मुझे ग्रैनी ली कह सकते हो। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ग्रैनी ली को मेरी ग्रीटिंग्स। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट, आखिर ये क्या है। मैंने तो सिर्फ ग्रैंड ओरिएंट रियलम के बारे में सुना था, जो कि फ्लेम येलो कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। जो ग्रैंड ओरिएंट रियलम है वो काफी ज्यादा विशाल रियलम है, जो कि अनगिनत जीवों से भरा हुआ है। ग्रैंड ओरिएंट रियलम जो है वो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे बहुत सारे नेशन से भरा हुआ है। वर्मिलियन बर्ड भी उनमें से एक नेशन है। मैंने सुना था कि इस रियलम के रूलर जो है वो हेवंस एलिसियम है। अब ग्रैनी ली टियानमिंग को अपने पोती, जिनका नाम ली क्विंगयू होता है, उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है एंड कहती है, ये तुमसे छोटी है, 5 साल छोटी, लेकिन लिंग क्विंगयू की पावर जो है वो जितना तुम एक्सपेक्ट करोगे उससे ज्यादा है। अब टियानमिंग क्विंगयू को भी ग्रेट करता है एंड क्विंगयू भी टियानमिंग को ग्रेट करती है। अब टियानमिंग ली क्विंगयू के बारे में जानकर कहता है, वो तो सिर्फ अभी 15 साल की है, लेकिन वो ऑलरेडी यूनिटी स्टेज पर पहुंच चुकी है। हालांकि मुझे नहीं पता है कि वो किस लेवल पे है, लेकिन तब भी क्विंगयू जैसे लोग जो हैं उन्हें लेजेंडरी जीनियस कहा जाएगा, जो कि वर्मिलियन बर्ड जैसी जगह में 10,000 सालों में एक ही बार अपीयर होगी। ऐसा लगता है ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट जो है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा बड़ा है। अब ग्रैनी ली वी टियानकिंग से कहते हैं, ब्रदर वी, क्योंकि टियानमिंग अभी हमें अच्छे से नहीं जानता है, तो क्यों ना आप टियानमिंग को उस चीज के बारे में बताएं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। अब वी टियानकिंग टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग पहले मैं लाइफ स्पेन के बारे में बात करता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली का लाइफ स्पेन कहाँ से आया है। अब टियानमिंग अपने ग्रैंडफादर से कहता है, मॉम ने कहा था कि ये एक एंसेस्टर से आया था जिनका सरनेम ली था। और वी टियानकिंग टियानमिंग से कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो ये एंसेस्टर था वो असल में लीसेंट क्लैन के ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से थे। लाइफ स्पेन की वजह से ही जो लीसेंट क्लैन था वो ग्रैंड ओरिएंट रियलम पे हजारों सालों तक रूल कर पा रहा था। ये सुनकर टियानमिंग हैरान होकर कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ये चीज नहीं पता थी। अब तभी वी क्विंग टियानमिंग से कहती है, मजाक करना बंद करो और अपने ग्रैंडफादर की पूरी बात सुनो। अब वी टियानकिंग टियानमिंग से कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बता रहा हूँ ना। अब टियानमिंग कहता है, क्या जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है वो हेवंस एलिसियम की तरह ही बड़ा है। अब इस चीज का जवाब देते हुए ग्रैनी ली कहती है, हाँ वो लोग लगभग सेम ही हैं, लेकिन बात यह है कि जो हेवंस एलिसियम है वो इन 1000 सालों में ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से थोड़ी पावरफुल रही है, इसीलिए वो टेम्परेरीली ग्रैंड ओरिएंट रियलम पे रूल कर रहे हैं। हमारे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में हेवंस एलिसियम के बराबर ही जीनियसेस हैं। ग्रैंड ओरिएंट रियलम जो है वो 700 नेशन से भरी हुई है एंड इसके बॉर्डर जो है वो काफी दूर तक जाते हैं और काफी ज्यादा वाइड भी हैं, जिसमें हमारा लीसेंट क्लैन जो है वो काउंटलेस सेंचुरीज तक काफी ज्यादा पावरफुल क्लैन रहा है। जिन क्लैन के हजारों सालों तक अच्छे आसार थे उन्हें सेंट क्लैन के नाम से क्राउंड किया जाता है। जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है उसे हमारे लीसेंट क्लैन ने ही पास डाउन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर सेक्ट का मास्टर हुआ वो लीसेंट क्लैन का भी हेड हुआ। अब ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वर्मिलियन बर्ड जो है वो काफी ज्यादा छोटी नेशन है। अब मैं वर्मिलियन बर्ड के बाहर की दुनिया को और ज्यादा देखने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है, एक्सक्यूज मी,
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी आपने कहा है उसका मुझसे क्या लेना देना है? अभी सुनकर ग्रैनी ली कहती है, हाँ, इसका तुम्हारे साथ लेना देना है। तुम लाइफ स्पेन से क्या समझते हो? अब टियानमिन कहता है, ये एक श्राप है जो कि लोगों को जल्दी एजिंग करवाता है, यानी कि उनकी उम्र जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है इस कर्स से। अब ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है, तुमने गलत कहा, लाइफ स्पेन जो है वो हमारी ली सेंट क्लैन की ग्लोरी के पीछे की वजह है। ये हमारे क्लैन की कल्टीवेशन एंड कौशल का सोर्स है। जब लाइफ स्पेन तुम्हारी एजिंग को स्पीड अप कर रहा हो और तुम्हारी जिंदगी को ले जा रहा हो, एक बार अगर हम इससे छुटकारा पा लेते हैं तो हमारी कल्टीवेशन की स्पीड इससे काफी ज्यादा तेज हो जाती है। हमारे एंसेस्टर्स ने काफी समय तक लाइफ स्पेन कर्स से सफर किया है, लेकिन उन्हें कर्स को तोड़ने का एक तरीका मिला है। वो इस चीज को सीख चुके हैं कि कैसे लाइफ स्पेन कर्स को तोड़ा जाए और उसकी बेन्स को डायरेक्टली टैलेंट में कन्वर्ट किया जाए। जितनी ज्यादा रिंग्स तुम्हारे पास होंगी उतनी ज्यादा गिफ्टेड तुम होंगे। अब ली किंगयू अपने हाथ को आगे करती है। उसके हाथ पे 3 लाइफ स्पेन रिंग्स होती हैं, जिसे दिखाते हुए ग्रैनी ली कहती है, फॉर एग्जाम्पल क्विंगयू के पास 3 बेन रिंग्स हैं। इसका मतलब क्विंगयू की ब्लड लाइन जो है वो 3 इनकारनेशन की है। ये चीज उसे सेंट स्टेज को चैलेंज करने का एक चांस देती है फ्यूचर में। हमारे पूरे क्लैन में 10 से कम लोगों के पास ही बेन रिंग्स हैं एंड उन सभी लोगों के पास और उनके पास सेंट स्टेज को ब्रेक थ्रू करने का एक चांस है। अब ये सब सुनकर टियानमिंग शॉक हो जाता है एंड कहता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। अब तभी ग्रैनी ली कहती है, थ्योरी ये है कि उनके लाइफ बॉर्न बीस्ट का टियर यानी कि लेवल जो होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। क्या तुम्हें पता है कि हमारी ली सेंट क्लैन की पूरी हिस्ट्री में जिनके पास 4 बेन रिंग्स थी, उनकी ग्रैंड ओरिएंट रियलम में वास्तविकता काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। एंड हर वो व्यक्ति जिसके पास 4 बेन रिंग्स होती हैं वो 500 सालों तक ग्रेटनेस एंड सक्सेसफुल लाइफ को जिएगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था। अब ग्रैनी ली टियानमिंग के कंधे पर हाथ रखती है एंड कहती है, तो टियानमिंग, क्यों ना तुम अपने हाथ को आगे करो और मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा बेन रिंग्स हैं। अब ग्रैनी ली उस पल को याद करती हैं जब वो टियानमिंग की मॉम से बात कर रही थी। ग्रैनी ली ने टियानमिंग की मॉम से पूछा था कि क्या टियानमिंग ने एक और नई रिंग को अवेकन कर लिया है और अब क्या उसके पास 3 बेन रिंग्स हैं। तो टियानमिंग की मदर ग्रैनी ली को बताते हैं कि उसके पास 3 से ज्यादा रिंग्स हैं। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ग्रैनी ली काफी ज्यादा घबरा रही होती हैं टियानमिंग के हाथ को चेक करने के लिए। वो बस ये चाहती थी कि टियानमिंग के पास 3 से ज्यादा बेन रिंग्स हो और अगर टियानमिंग के पास 4 बेन रिंग्स होती हैं तो उनके क्लैन के लिए अभी भी एक उम्मीद है कि वो वापिस से सक्सेसफुल हो पाए। अब टियानमिंग जैसे ही अपने हाथ को ग्रैनी ली को दिखाता है तो ग्रैनी ली को पहली नजर में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर ली क्विंगयू से कहती है, क्विंगयू, क्या तुम मेरी जगह पर टियानमिंग के हाथों को देख सकती हो? मुझे उसके हाथों पे 4 की बजाय 5 बेन रिंग्स दिख रही हैं। अब जैसे ही क्विंगयू टियानमिंग के हाथों पे देखती है तो उनसे पता चलता है कि असल में टियानमिंग के पास 5 बेन रिंग्स हैं उसके राइट आर्म पर। ये देखकर वो जैसे ही ग्रैनी ली को इस चीज के बारे में बताती है तो ग्रैनी ली जो होते हैं वो टियानमिंग की राइट आर्म को पकड़ लेते हैं एंड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद वो बेहोश हो जाते हैं। अब 1 घंटा बीतता है, ग्रैनी ली होश में आते हैं एंड क्विंगयू से कहते हैं, क्विंगयू, मुझे कह दो कि वो एक सपना नहीं था। तभी क्विंगयू अपनी ग्रैंड मदर से कहती है, ग्रैंड मदर, पहले ही इतनी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, शांत हो जाओ। ग्रैनी ली की हालत को देखकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, ग्रैनी की मेंटालिटी जो है वो काफी ज्यादा वीक है, क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि असल में मेरे पास 10 बेन रिंग्स हैं। अब जैसे ही टियानमिंग अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ देखता है तो वो सारे उसे ग्रैनी ली को अपने दूसरे हाथ को दिखाने के लिए इनकार करते हैं क्योंकि वो ग्रैनी ली की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। अब टियानमिंग सभी से कहता है, मैं समझ गया, मैं उन्हें इस चीज के बारे में नहीं बताऊंगा। अब टियानमिंग एंड उसके फैमिली मेंबर्स जैसे ही ग्रैनी ली को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ग्रैनी ली जो हैं वो जमीन पर बैठी हुई हैं एंड रोते हुए प्रे कर रही हैं भगवान से। ग्रैनी ली भगवान से कहती है, जब हमारे पहले एंसेस्टर ने हमारे क्लैन को ढूंढा था उसके बाद ये पहली बार है एक 5 इनकारनेशन की ब्लड लाइन। ग्रैनी ली को ये सब बोलता देखकर टियानमिंग कहता है, आखिर ये कब खत्म होने वाला है? अब ग्रैनी ली जमीन से उठकर खड़े होते हैं एंड टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, प्लीज आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। ग्रैनी ली टियानमिंग के गालों को पकड़ते हैं एंड कहते हैं, मेरे साथ आ जाओ। तुम ली सेंट क्लैन एंड एंटायर ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ट्रेजर हो हमारे पास। अपनी जड़ों में वापस चलो, मुझे फॉलो करो। तुम अपने ही क्लैन में वापस जा रहे हो। हेवंस एलिसियम जैसी घटिया चीज के बारे में मत सोचो। एक बार अगर तुम ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में वापस आते हो
तो हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे साइड होगी और जो भी मांगना चाहो तुम्हें वो मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं उन दोनों वाइस इंस्पेक्टर्स का पीछा भी तुमसे छुड़वा सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए उन्हें भगा दूंगी, इसीलिए अपनी ग्रैनी को फॉलो करो टियानमिंग। मेरा कभी ये ग्रैंडसन नहीं था, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन की तरह ही ट्रीट करूंगी। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, आखिर तुम किस चीज के बारे में घबरा रहे हो? टियानमिंग, मेरा सन ली वुडी जो है वो अभी करंट सेक्ट मास्टर है, वो वहाँ का बॉस है। उसने मुझसे पहले ही कह दिया था कि जिस मोमेंट में तुम सेक्ट के अंदर पहुंचोगे तभी वो तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेगा, और जब ऐसा होता है तो तुम मेरे ग्रैंडसन ऑटोमेटिकली बन जाओगे, और तुम चाहो तो तुम जूनियर सेक्ट मास्टर भी बन सकते हो। जब मेरा बेटा नहीं रहेगा तब तुम नए ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट मास्टर बन जाओगे। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट मास्टर? अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, खुशी तो काफी ज्यादा जल्दी ही आ गई, मुझे नहीं लगता कि चीजें इतनी ज्यादा सिंपल होने वाली हैं। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट मास्टर बनना चाहते हो? अब टियानमिंग खुद से कहता है, मैं ऑलरेडी इनका ग्रैंडसन बन चुका हूँ, जबकि मैंने इनकी इस डील को अभी तक एग्री नहीं किया है। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती हैं, अगर तुम हेवेंस एलिसियम में जाते हो तो तुम दूसरे डिसिपल्स की तरह रहोगे, और क्या पता अगर उन्हें तुम्हारी लाइफ स्पेन के बारे में पता चले तो वो तुम्हारे साथ क्या करें। जहाँ तक ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की बात आती है तो भले ही अभी हम नंबर 1 पावर हाउस नहीं है, लेकिन अभी भी हम सेकंड पावर हाउस हैं। अब टियानमिंग अपनी मॉम की तरफ देखता है एंड कहता है, मॉम आपके पास भी तो 3 बेन रिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी हमारे साथ चल सकती हैं, है ना? अब वीक्विंग टियानमिंग से कहती है, मैं तुम्हारी मॉम यहाँ पर आके तुम्हारे ग्रैंडफादर की सेवा करूंगी। अब तभी मुयंग कहते हैं, टियानमिंग तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। चली बात यह है कि हम सभी चाहते हैं कि तुम ली सेंट क्लैन में जाओ, क्योंकि तुम वहीं से बिलोंग करते हो। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है, ग्रैनी ली मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आपके साथ जाऊंगा। ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है, बहुत बढ़िया, अभी भी ली सेंट क्लैन के लिए उम्मीदें हैं। अब जैसे ही टियानमिंग ये चीज को सुनता है तो वो कहता है, क्या अभी भी उम्मीदें हैं? इसका क्या मतलब हुआ? क्या अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा तो क्या क्लैन के पास कोई उम्मीदें नहीं रहेंगी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं जूनियर सेक्ट मास्टर नहीं बनूंगा और ली सेंट क्लैन को बचाऊंगा। अब ग्रैनी ली टियानमिंग को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, टियानमिंग यहाँ से जाने से पहले तुम्हारी ग्रैनी के पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अब टियानमिंग को ग्रैनी ली एक रिंग देते हैं एंड उसके बारे में बताते हुए कहते हैं, ये एक स्पेटियल रिंग है, इसके अंदर स्पेयर के शेप में 2 मीटर तक स्टोरेज है, जिसके अंदर तुम किसी भी तरीके के ट्रेजर वेपन्स को रख सकते हो। ये काफी ज्यादा हैंडी आइटम है जब तुम ट्रेवल कर रहे हो तब। ये रिंग जो है वो पूरे इंटायर वर्मिलियन बर्ड किंगडम में सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक तो किंग के पास और दूसरे तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास। उस रिंग को देखकर टियानमिंग कहता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैनी ली। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती है, तुम मुझे ग्रैंडमदर कह सकते हो। अब टियानमिंग ग्रैंडमदर कहता है एंड उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता है। अब तभी मुयंग टियानमिंग को एक गिफ्ट देते हुए कहते हैं, टियानमिंग मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, तुम इसे तब खोलना जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओ। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ओ अंकल यांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि इसके अंदर जरूर एक चेन होगी। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, चलो टियानमिंग अब जाने का समय हो चुका है। तभी टियानमिंग ग्रैनी ली को कहता है, ग्रैंडमा अभी भी मुझे वर्मिलियन बर्ड पैलेस में जाना है पहले। ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है, तुम्हारी मदर ने मुझे पहले ही बता लिया है, तुम वहाँ पर मेरी बहू को लेने जा रहे हो, है ना? ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, ग्रैनी ली तो काफी ज्यादा आगे की सोच रख रही हैं। अब टियानमिंग, ली क्विंगयू एंड ग्रैनी ली एक साथ मिलकर वर्मिलियन बर्ड पैलेस की एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग, ग्रैनी ली एंड ली क्विंगयू मिलकर वर्मिलियन बर्ड पैलेस में प्रिंसेस फीलिंग को अपने साथ ले जाने के लिए किंग से पूछने के लिए जाते हैं। अब रास्ते में चलते हुए टियानमिंग खुद से कहता है, जब मैंने हेवेंस एलिसियम की बात की थी तो वर्मिलियन बर्ड के किंग जो थे वो प्रिंसेस फीलिंग को मेरे साथ हेवेंस एलिसियम में भेजने के लिए इनकार कर रहे थे, लेकिन अब हम ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में जा रहे हैं जो कि ली सेंट क्लैन एंड उनके लाइफ स्पेन से संबंधित है। शायद से वो प्रिंसेस फीलिंग को मेरे साथ भेजने के लिए हाँ कह दें। अब टियानमिंग ग्रैनी ली की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, उसी की तरफ देख रहे होते हैं। ग्रैनी ली को अपनी तरफ देखते हुए टियानमिंग अपने आप से कहता है, क्या ये ग्रैनी मुझे थोड़े समय तक देखना बंद नहीं कर सकती? शायद वो मुझे काफी ज्यादा कीमती समझती हैं। अब तभी ली क्विंगयू टियानमिंग से कहती है, हाय ब्रदर टियानमिंग। अब जैसे ही टियानमिंग ली क्विंगयू को देखता है तो वो अपने मन के अंदर कहता है, और दूसरी तरफ ली क्विंगयू है जो कि मेरी छोटी बहन की तरह है, वो काफी ज्यादा जेंटल और सुंदर है जो कि दूसरे व्यक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब टियानमिंग अपनी
फैन ली कुंग्यू से कहता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यूनिटी रियलम के कौन से लेवल पे हो अभी? अब क्योंकि टियानमिंग को बताती है, मैं इतनी ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 4th लेवल पर हूँ। ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, क्या उसके लिए इस लेवल पर होना टैलेंटेड नहीं है? यहाँ तक कि वर्मिलियन बर्ड के जो प्रीवियस फर्स्ट जीनियस था लिन शाओटिंग, वो भी सिर्फ 1st लेवल ऑफ यूनिटी तक पहुंचा था। अब ली कुंग्यू टियानमिंग से कहती है, ब्रदर टियानमिंग, आपके पास 5 वेन रिंग्स हैं, तो आप जल्दी से मुझे भी सरपास कर देंगे कुछ सालों में। अब तभी ग्रैनी ली बीच में कहती है, क्विंगियो ने बिल्कुल सही कहा, तुम वर्मिलियन बर्ड में पैदा हुए थे, इसलिए तुम्हारे हाथों में वेन रिंग्स लेट आई। चिंता मत करो अपने कल्टीवेशन लेवल को लेकर, तुम्हारा गोल सेंट स्टेज है। तुम्हें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या चीज मायने रखती है। तुम बस एक बार सेंट स्टेज में पहुंचो, अगर तुम सेंट स्टेज में पहुंच जाते हो तो तुम 200 सालों से भी ज्यादा सालों तक जी सकते हो। यहाँ तक कि अगर तुम सेंट स्टेज में 70 साल की उम्र से पहले पहुंच जाते हो तो तुम ग्रैंड ओरिएंट रियलम के पावर हाउसेस में से एक बन जाओगे। एक बार अगर तुम सेंट बन गए तो तुम हेवन से 100 सालों तक और पूछ सकते हो। उन 100 सालों में तुम अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने 5 वेन रिंग्स के फिजिक को यूटिलाइज करना और कल्टीवेट करना जारी रखना। तुम ऐसा करने से अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हो। तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, मुझे तुम्हारे फ्यूचर को देखने का इंतजार रहेगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, 70 साल से पहले? हाँ। अब जैसे ही वो लोग पैलेस के पास पहुंचते हैं तभी उन्हें पैलेस में पहुंचकर कुछ अजीब लगता है। टियानमिंग कहता है, आखिर आज पैलेस में क्या चल रहा है? यहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं है, ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। अब तभी ग्रैनी ली को फीलिंग आती है कि उनके आसपास लिंग यीशेन है जो कि हेवन एलिसियम से है और ये बात काफी ज्यादा बुरी है उनके लिए। अब ग्रैनी ली टियानमिंग एंड ली कुंग्यू को उनका जल्दी से पीछा करने के लिए कहती है। अब कुछ ही दूरी पे हम देखते हैं कि काफी ज्यादा गार्ड्स की बॉडी पड़ी होती है एंड प्रिंसेस फीलिंग को बंदी बनाकर वाइस इंस्पेक्टर्स और हेवन एलिसियम के कुछ लोग अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। अब तभी सॉन्ग यीशुई कहती है, जो एपिमराइन का सैंक्टम रिप्लेसमेंट चैलेंज था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। मूरंग कैंगहाई जो है वो अब मर चुका है और उसके वारिस अब नहीं बचे हैं, इसीलिए जो यूलिंग फैमिली है उसे अब कोई भी चिंता नहीं है। अब तभी यीशन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब हमें वापस चलना चाहिए। प्रिंसेस फीलिंग काफी ज्यादा सैड होती है एंड उनके आंखों से आंसू आ रहे होता है। अब तभी टियानमिंग, ग्रैनी ली एंड ली कुंग्यू हेवन एलिसियम के लोगों के सामने आ जाते हैं एंड ग्रैनी ली हेवन एलिसियम के लोगों को देखकर कहती है, मुझे पता था कि ये तुम ही हो लिंग यीशन। आखिर हेवन एलिसियम का इंस्पेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? अब जैसे ही टियानमिंग देखता है कि प्रिंसेस फीलिंग को उन लोगों ने बंदी बना रखा है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो चिल्ला के प्रिंसेस फीलिंग का नाम लेता है। अब प्रिंसेस फीलिंग भी टियानमिंग को देखती है। ली सेंट क्लैन को देखकर यीशन कहता है, आखिर ली सेंट क्लैन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब ग्रैनी ली उनसे कहती है, ये मेरे बेटे ली वुडी का गैर कानूनी बेटा है। मैंने पूरे ग्रैंड ओरिएंट रियलम को सर्च किया इसके लिए और अब मैं इससे अपने साथ ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में लेकर जा रही हूँ। अब ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, क्या उन्होंने मुझे अपने बेटे ली वुडी का गैर कानूनी बेटा कहा? लेकिन हमने तो इस चीज पर बात की थी कि मैं उनका अडॉप्टेड बेटा होऊंगा और अब मैं उनका गैर कानूनी बेटा बन गया, क्या फर्क पड़ता है? अभी के लिए मुझे प्रिंसेस फीलिंग को बचाना है, वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तभी यीशन ग्रैनी ली से कहता है, ये ली वुडी का बेटा है, तुम गलत हो। वो बच्चा हेवन एलिसियम का डिसिपल है, हमने उसे 3 दिन पहले ही हेवन एलिसियम का डिसिपल बनाया और अब वो हमारे साथ चलेगा। ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है, इसके बारे में भूल जाओ, वो मेरे ली सेंट क्लैन का मेंबर है, वो 3 बीन्स का एक टैलेंटेड वारिस है। अगर तुम उसे अब भी अपने साथ लेकर जाते हो तो तब भी आखिर में तुम उसकी जान के पीछे पड़ जाओगे। अब ये सुनकर लिंग यीशन कहता है, वो 3 बीन्स का एक वारिस है? हाँ, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। अब ग्रैनी ली कहती है, रुको, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो लेकिन तुम्हें मेरी बहू यानी टियानमिंग की वाइफ को यहीं पर छोड़ना होगा। ये सुनकर लिंग यीशन कहता है, ओह, इसके बारे में सोचना भी मत, ये लेडी लॉन्ग की न्यू सर्वेंट है। ये सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड खुद से कहता है, सर्वेंट? हाँ, इन लोगों की ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? और ये लेडी लॉन्ग कौन है? अब टियानमिंग सबसे आगे उस छोटी सी बच्ची को देखता है, उसे देखकर कहता है, वो जरूर इसी की बात कर रहा होगा। अब जैसे ही टियानमिंग लेडी लॉन्ग की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि लेडी लॉन्ग का किलिंग इंटेंट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये चीज टियानमिंग को डराती भी है। यहाँ तक कि ये फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये चीज टियानमिंग को इस चीज पर मानने पर मजबूर कर देती है कि जो लेडी लॉन्ग है वो ग्रैंड ओरिएंट रियलम की हेवन डिफाइंग जीनियस है। अब ग्रैनी ली लेडी लॉन्ग से कहती है, लेडी लॉन्ग, क्या तुम उसे जाने दे सकती हो? वो मेरे पोते की वाइफ है और मैं उसे तुम्हारे साथ हेवन एलिसियम में जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर लेडी लॉन्ग ग्रैनी ली से कहती है, अगर मैं इस चीज के लिए इनकार करती हूँ तो आप
क्या करेंगे? अब तभी ग्रैनी ली लेडी लॉन्ग से कहती है, अगर आपने मना किया। अब इतना कहते ही ग्रैनी ली के आसपास का ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड वो लेडी लॉन्ग को कहती है, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम सभी वर्मिलियन बर्ड को छोड़कर नहीं जा पाओगे। अब ये सुनकर यीशन कहता है कि तुम इसके बारे में श्योर हो ली जिंगयू? अगर अभी हम लोग फाइट करते भी हैं तो तुम्हारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं होगा। अब तभी वाइस इंस्पेक्टर जिन यीशुआन भी कहता है, वो सिर्फ झूठे दावे कर रही है। अब तभी ग्रैनी ली कहती है, तुम सभी लोग ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। अगर मैं सच में जान के बदले जान लूं तो लेडी लॉन्ग को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि उनका टैलेंट कितना ज्यादा अनबिलीवेबल है। वो अभी भी बड़ी हो रही है, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है, इसीलिए लेडी लॉन्ग की जान के बदले हम तीनों की जान, ये डील काफी अच्छी है। अगर तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो तो तुम मुझे टेस्ट कर सकते हो। ये सुनकर लिंग यीशन काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, इस बूढ़ी औरत को पता है कि जब बात लेडी लॉन्ग पर आती है तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। ये सच में काफी ज्यादा बेशर्म है। अब लिंग यीशन लेडी लॉन्ग के पास जाता है एंड उनसे कहता है, लेडी लॉन्ग, हालांकि अभी हम फाइट करते हैं तो हम नहीं हारेंगे, लेकिन ली जिंगयू जो है वो क्रेजी हरकतों के लिए मशहूर है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि ऐसे रिस्क को लेना, वो भी सिर्फ एक सर्वेंट के लिए, वर्थ इट होगा भी या नहीं। आप क्या कहते हैं? अब तभी लेडी लॉन्ग कहती है, अगर ऐसी बात है तो उसे जाने दो। अब प्रिंसेस फीलिंग दौड़ते हुए टियानमिंग के पास आती है एंड टियानमिंग भी उससे पूछता है कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। अब तभी लेडी लॉन्ग कहती है, ली जिंगयू, इस चीज को याद रखना कि तुमने मुझे आज धमकाया था। अगले 10 सालों में मैं पूरे ली सेंट क्लैन को खत्म कर दूंगी और इस चीज का ख्याल रखूंगी कि उनमें से कोई भी नहीं बच पाए। अब तभी टियानमिंग भी बीच में कूदता है एंड कहता है, ओ ठीक है, इतने ज्यादा डींगे मारने की भी जरूरत नहीं, मैं समझ गया, तुम सुपर डुपर ऑसम हो और बैडएस भी हो। एक दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे होगी और तुम्हारे नाम से ही कांप रही होगी। तुम मेन कैरेक्टर हो, तुम स्पेशल हो, ब्ला ब्ला ब्ला। टियानमिंग की ये बात सुनकर लेडी लॉन्ग कहती है, तुम चींटी हो। तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग, उसने मेरी 5 सील एबिलिटीज को चोरी कर लिया है। ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिर उसने ये कैसे किया, लेकिन उसने मेरी उन सील एबिलिटीज को ले लिया और उन्हें एक गोले जैसी चीज में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो उन्हें स्टोर कर सके। यहाँ तक कि उसने मुझे फोर्स किया कि मैं उसके साथ स्पिरिचुअली अटैच हूँ। जब मैं उसके साथ अटैच हुई तो हमारी अटैचमेंट जो थी वो एक ग्रेड 7 अटैचमेंट थी एंड उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई। वो चाहती थी कि मैं उसकी सर्वेंट बनूं। अब लेडी लॉन्ग टियानमिंग से कहती है, ली वुडी के इलीगल बेटे, मेरी बात सुनो, वो मेड एक ट्रेजर है और वो ट्रेजर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, इसीलिए अगले कुछ सालों तक मेरे लिए उसका ध्यान रखो। जब मैं पूरे ली क्लैन को खत्म कर दूंगी तो मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर तब तक के लिए तुम उसका ध्यान रखोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। ये सुनकर टियानमिंग हंसने लगता है एंड अपनी ग्रैनी ली से कहता है, ग्रैंडमा, क्या आप जिन 5 एबिलिटीज को लेडी लॉन्ग ने चुरा लिया है उन्हें वापिस से जब्त कर सकती हैं? ये सुनकर ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती है, अभी उससे उन एबिलिटीज को छीनना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वैसे भी प्रिंसेस फीलिंग की जान अभी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें अगले 10 सालों बाद उन एबिलिटीज को वापस लेने का मौका मिलेगा। आफ्टर ऑल तुम्हारी बेन रिंग्स के साथ तुम्हारा टैलेंट जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। बस बात ये है कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा लेट है। अब ग्रैनी ली की बात सुनकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी मेरी 5 सील्ड एबिलिटीज हैं। अब ये बात सुनकर टियानमिंग लेडी लॉन्ग से कहता है, लेडी लॉन्ग, तुमने कहा कि तुम आने वाले 10 सालों में पूरे ली क्लैन को खत्म कर दोगी। तुम्हें 10 सालों तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही मैं हेवन एलिसियम में आऊंगा और तुम्हारे सर को पूरे हेवन एलिसियम के सामने अलग कर दूंगा और तुमसे प्रिंसेस फीलिंग की एबिलिटीज को वापस लूंगा। अब ये सुनकर लेडी लॉन्ग कहती है, ये अभी तक की सबसे बड़ी डींग है जो कि मैंने किसी से सुनी होगी। बस तुम इंतजार करो कैसे मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे ली सेंट क्लैन को खत्म कर दूंगी। अब हेवन एलिसियम के लोग वहाँ से जाने लगते हैं। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग, मेरे डैड की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए उन्हें देखने के लिए चलते हैं। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अभी हम वहीं पर चलते हैं। अब वो लोग किंग के पास जाते हैं जो कि बेहोश होते हैं। प्रिंसेस फीलिंग को देखकर किंग कहते हैं, काफी अच्छी बात है कि तुम ठीक हो प्रिंसेस फीलिंग। अब प्रिंसेस फीलिंग किंग को बताती है कि मेरी जान टियानमिंग ने बचाई है। अब टियानमिंग सामने आकर किंग से पूछा है, किंग आप कैसे हैं? तभी किंग टियानमिंग से कहते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? लेडी लॉन्ग और जो वाइस इंस्पेक्टर्स थे हेवन एलिसियम के, उनके होने के बावजूद भी तुमने प्रिंसेस फीलिंग को बचा लिया। अब जैसे किंग देखते हैं कि टियानमिंग के पास कुछ और लोग खड़े हैं तो वो टियानमिंग से उनके बारे में पूछ रहे हैं। तभी टियानमिंग किंग को बताता है कि ये लोग ली सेंट क्लैन के लोग हैं जो कि ग्रैंड ओरेंट सेक्ट में आते हैं। और अब टियानमिंग किंग को सारी बात बता देता है जो कुछ भी हुआ था। किंग को मानना पड़ता है कि वो अपनी बेटी प्रिंसेस फीलिंग को नहीं बचा पाया, इसीलिए वो प्रिंसेस फीलिंग को टियानमिंग के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अब राजी हो जाते हैं। अब प्रिंसेस फीलिंग, ग्रैनी ली,
क्विंगयू एंड टियानमिंग जो होते हैं वो ग्रैंड ओरिएंट रियलम की ओर बढ़ने लगते हैं। अब सभी लोग जो होते हैं वो ग्रैनी ली के कंपेनियन बीस्ट के ऊपर बैठे होते हैं एंड तेजी के साथ ग्रैंड ओरिएंट रियलम की तरफ जा रहे होते हैं। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है, ग्रैनी ली आखिर आपका कंपेनियन बीस्ट किस तरीके का है? तो ग्रैनी ली टियानमिंग को बताते हैं कि ये कुनपेंग है। कुनपेंग जो होते हैं वो चाइना के मिथिकल मैजिकल बीस्ट की एक स्पीशीज है। कुनपेंग की 2 फॉर्म्स होती हैं और ये इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि ये 10,000 माइल्स को एक दिन में कवर कर सकते हैं। कुनपेंग का दूसरा फॉर्म अंडर वाटर फाइट एंड ट्रेवल कर सकता है। इस लाइफ बॉन्ड की डुअल एबिलिटीज एंड डुअल स्पीशीज हैं। पास्ट में यहाँ तक कि हमारे क्लीसेन क्लैन को कुनपेंग क्लैन के नाम से भी जाना जाता था। अब टियानमिंग अपने सामने एक जगह को देखता है, जिस जगह को देखकर टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है, क्या वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है? जितना मैंने इमेजिन किया था वो तो उससे भी ज्यादा विशाल है। ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, हाँ वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट ही है, हम बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब वो सभी लोग ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में पहुँचते हैं। ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग मेरे ग्रैंडसन मेरे साथ आओ और जूनियर सेक्ट मास्टर बनो। अब वो सभी लोग कुनपेंग सेक्रेड हॉल की तरफ जाते हैं। कुनपेंग सेक्रेड हॉल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, यहाँ तक कि बाहर कुछ लोग ली वुडी जो कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट मास्टर होता है उसे उसके नाम से पुकार कर बुला रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। वैसे भी लोग कहते हैं अगर तुम बाहर नहीं आए ली वुडी तो अगर हमें इस जगह को तोड़ने की जरूरत भी पड़ी तो हम इसे तोड़कर तुम्हें बाहर खींच के लेकर आएंगे। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बाहर शोर मचाते हुए कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुम वहाँ पर छुपे रह सकते हो, हमारा पूरा विंड ब्लड लाइन जो है वो तुम्हारी वजह से खराब हो चुका है, हमारी विरासत खतरे में है और तब भी तुम खुद को छुपाने की हिम्मत रखते हो। अब कुछ और लोग मिलकर कुनपेंग सेक्रेड हॉल का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अब जैसे ही ग्रैनी ली उन्हें ऊपर से देखती है तो वो कहती है, ये बेशरम लोग फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर नहीं थी जिसकी वजह से ये लोग फिर से विरोध करने लगे। अब ग्रैनी ली कुनपेंग सेक्रेड हॉल के सामने आती है एंड सभी से कहती है, तुम सभी को क्या लगता है, क्या मैं मर चुकी हूँ? सभी लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अब जैसे ही टियानमिंग ये देखता है तो वो अपने मन के अंदर कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये क्लैन के लीडर को उनके नाम से कैसे पुकार सकते हैं? क्या ये लोग सच में विरोधी हैं? अब टियानमिंग लेजेंडरी कुनपेंग सेक्रेड हॉल की तरफ देखता है एंड उसे देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब जो लोग क्लैन के लीडर को उसके नाम से पुकार कर उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं वो ग्रैनी ली के उनके सामने आ जाने पर शांत हो जाते हैं एंड कहते हैं, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब ग्रैनी ली उनसे कहती है, मेरा इंतजार तुम लोग किस लिए कर रहे थे? क्या तुम उस पानी को पीने के लिए आए हो जिससे मैं अपने पैर धोती हूँ? आखिर तुम सब लोग यहाँ पर भीड़ भड़ाका क्यों कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। ग्रैनी ली को खुद को भगाते देख वो लोग कहते हैं, कुल माता आपका जो बेटा है वो सेक्ट मास्टर की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा घटिया सेक्ट मास्टर है। अब उस आदमी के साथ खड़ा हुआ आदमी कहता है, यहाँ तक एक ऑर्डिनरी डिसिपल सेक्ट मास्टर को उसके नाम से पुकारे और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सुनकर ग्रैनी ली गुस्से में आ जाते हैं एंड कहते हैं, बकवास बंद करो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अब वो लोग ग्रैनी ली से कहते हैं, कुल माता आज हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है जिसके लिए ली वुडी को बाहर आज आना ही होगा। अब वो दूसरा आदमी कहता है, अगर वो नहीं आता है तो आपको ही डिसीजन लेना होगा, कुनपेंग सेक्रेड हॉल के दरवाजों को खोल दीजिए ताकि हम लोग अंदर चलकर बात कर सकें। ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या बकवास करना चाहते हो, आ जाओ सभी के सभी अंदर आ जाओ। अब वो सभी लोग अंदर आते हैं एंड अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ली वुडी वहाँ पर नहीं है। दूसरी ओर टियानमिंग जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है वो खुद से कहता है, अंदर की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, हर जगह शराब की बदबू, शायद ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ग्रैंडमा यहाँ पर नहीं थी। यहाँ की गद्दियाँ जो हैं वो सड़ चुकी हैं, जरूर उन्हें यहाँ पर कहीं से लेकर आया गया होगा। ऐसा लगता है जो सेक्ट मास्टर हैं वो इतने ज्यादा आकर्षक नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। अब उन विरोधियों में से एक आदमी कहता है, कुल माता हम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं जो कि हमारे लीसियन क्लैन की विंड ब्लड लाइन्स की हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को ली वुडी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जिसे सुलझाना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उस आदमी के साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, कुल माता प्लीज ली वुडी को इस चीज के बारे में बताइए, नहीं तो एपेक्स ब्रांच विंड ब्लड लाइन का नाश कर देगी। अब ये बात सुनकर ग्रैनी ली कहती है, तुम लोग ऑलरेडी हल्ला गुल्ला करने की हिम्मत कर चुके हो तो अब तुम लोग ज्यादा दिखावा मत करो, मुझे सीधा सीधा कह दो कि तुम्हें क्या कहना है।
अपने पूरे जीवन में मैंने तुम जैसे काफी ज्यादा लोग देखे हैं, इसीलिए मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, मुझे सीधे सीधे बता दो कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर वो विरोधी कहता है, तो मुझे इस चीज को डायरेक्टली कहने के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन जो मेटल, थंडर एंड फायर ब्लड लाइन के हमारे खबरी हैं, उन्हें इस चीज के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है। इसीलिए 5 दिन के अंदर अंदर उन 3 ब्लड लाइन्स के मेंबर्स जो हैं, वो ली वुडी को उनके ब्लड लाइन में से एक जीनियस को जूनियर सेक्ट मास्टर को पिक करने के लिए कहेंगे। हमारे विंड ब्लड लाइन के लोगों ने ली सेंट क्लैन को 10,000 सालों तक कंट्रोल किया है और उन सालों में हमारी सम्मानजनक वसीयत कभी भी नहीं टूटी। लेकिन पिछले कुछ हजार सालों में हमारी लाइन ने बहुत ज्यादा कम टैलेंटेड वारिसों को प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से हमारे क्लैन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब तभी एक दूसरा विरोधी कहता है, और इस चीज को बताने की भी जरूरत नहीं है कि ली वुडी की बॉडी उस चीज की वजह से कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो ऑलरेडी 40 साल का हो चुका है और किसे पता कि उसका वारिस जो होगा वो एक लड़का होगा या लड़की। अब तभी वो दूसरा विरोधी कहता है, जिस समय में जूनियर सेक्ट मास्टर सिलेक्ट होगा तो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की फ्यूचर वसीयत जो है वो उन तीनों ब्लड लाइन में से एक ब्लड लाइन के ऊपर आ जाएगी। अब वो सभी लोग कहने लगते हैं कि इस वजह से वो लोग जो कि 7 स्टारी विंड ब्रांचेस से हैं, वो लोग जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ऐसे करने से जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट मास्टर होगा वो भी आगे चलकर जूनियर सेक्ट मास्टर ही बनेगा। इसीलिए वो इस चीज के विरुद्ध हैं और वो अपने विंड ब्लड लाइन की शान को डिफेंड कर रहे हैं। अब ये सुनकर ग्रैनी ली कहती है, तो तुम अपने प्राइड को कैसे डिफेंड करने के बारे में सोच रहे हो। अब हालांकि जो कोई भी लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे वो सभी के सभी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही वहाँ पर आए थे। फर्क नहीं पड़ता है कि ली सेंट क्लैन की हालत कितनी ज्यादा गिर चुकी है। जो ली सेंट क्लैन का ली मसोलियम है वो अभी भी इटर्नल है, इसीलिए सिर्फ सेक्ट मास्टर और जूनियर सेक्ट मास्टर जो हैं वो ली सेंट क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर के फाइनल रेस्टिंग प्लेस पर एंटर कर सकते हैं। ये ऑर्डर जो था वो फाउंडिंग पूर्वज ने दिया था, इसीलिए इस ऑर्डर के विरुद्ध जाने की हिम्मत कौन कर सकता है। अब एक विरोधी मुस्कुराते हुए ग्रैनी ली से कहता है, इसलिए जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को सिक्योर करने के लिए हमारी विंड ब्लड लाइन की 7 स्टारी विंड ब्रांचेस जो हैं वो इस चीज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम सातों ब्रांचेस चाहती हैं कि हमारे ब्लड लाइन के टैलेंटेड बच्चों में से एक को चूज करें। उन बच्चों को हमने स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा केयर के साथ पाला है। अब वो विरोधी रोने लगता है एंड कहता है, अब जब ली वुडी हमारे ब्लड लाइन में से एक जीनियस को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट करेगा एंड उसे जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन देगा, तो हम उन तीनों ब्लड लाइन्स को जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को लेने से रोक सकते हैं। हम सातों कसम खाते हैं कि अगर आपने हमारे बेटों में से किसी को जूनियर सेक्ट मास्टर के रूप में अपॉइंट कर लिया तो हम उस जूनियर सेक्ट मास्टर को कभी भी अपने बेटे की तरह नहीं रखेंगे। अब वो लोग ये कहकर रोने लगते हैं। तभी टियानमिंग उनसे कहता है, वाह, आपकी बातों ने तो मेरे दिल को छू लिया। अब टियानमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सच में इस चीज को जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि आपका बच्चा यंग सेक्ट मास्टर बन सके। अब ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा चिढ़ने लग जाते हैं एंड वो ग्रैनी ली से पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है और ये हमारे साथ इस तरीके से कैसे बात कर सकता है। अब ग्रैनी ली उन सभी की बात सुनकर टियानमिंग का हाथ पकड़ते हैं एंड कहते हैं, ये तुम सभी को ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बनने के लायक हैं, लेकिन तुम सातों में से किसी का भी बच्चा इससे बड़ा जीनियस नहीं होगा। इसीलिए अपने बच्चों को यहाँ पर अपने फादर्स को बेइज्जत कराने के लिए मत लाना। तुम्हारे सातों बच्चे मेरे ग्रैंड डॉटर ट्विंग्यू के कंपेयर करने के लायक भी नहीं है, और तब भी तुम लोग सपने देख रहे हो कि तुम्हारे बच्चे जूनियर सेक्ट मास्टर बनेंगे। कोई नहीं, तुम सभी लोग सपने देखो। अब ये सुनकर विंड ब्लड लाइन के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो ग्रैनी ली से कहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन को उन तीनों ब्लड लाइन्स को दे देंगी? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर ली सेंट क्लैन के लिए ये कैसा डिसीजन है? अब ग्रैनी ली उन सभी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहती हैं एंड टियानमिंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उन सभी को बताती हैं कि ये बच्चा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है वो मेरे बेटे ली वुडी का गैर कानूनी बेटा है और ली टियानमिंग ही हमारे क्लैन का यंग सेक्ट मास्टर बनेगा। अब ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि ये वैसा नहीं है जैसे कि मैंने सोचा था, लेकिन ग्रैंडमा जो है वो मुझे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हैं, इसलिए मुझे भी देखना है कि एंड में क्या होता है। अब वो विरोधी कहने लगते हैं, क्या ये ली वुडी का बेटा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रैनी ली, क्या आप मजाक कर रही हैं? आप किसी आउटसाइडर को यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? ये चीजें सिर्फ और ज्यादा प्रॉब्लम्स को ही क्रिएट करेगी। अब ग्रैनी ली उन सभी से कहती है,
लीवूडी जो था वो अपने समय में काफी ज्यादा हैंडसम एंड डैशिंग था, इसीलिए मूही से शादी करने से पहले जब वो ट्रैवलिंग कर रहा था तो उसने कुछ और औरतों के साथ प्यार किया। उनमें से एक लड़की वर्मिलियन बर्ड से थी जिसका नाम वीकविंग था। लीवूडी नहीं चाहता था कि मैं उसके बेटे की लाइफ को डिस्टर्ब करूं, लेकिन मुझे ऐसा तुम सभी की वजह से करना पड़ा है। टियानमिंग सिर्फ 16 साल का है और वो क्युंग्यू से 1 साल बड़ा है। यहाँ तक कि टियानमिंग का नाम मेरे बेटे लीवूडी ने ही रखा है और उसके अंदर लीवूडी का खून ही दौड़ रहा है। ग्रैनी ली को इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं और देख टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है ग्रैनी ली झूठ बोलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। ये बात तो ऑब्वियस है कि मैं 20 साल का हूँ। ग्रैनी ली की बात सुनकर विंड ब्लड लाइन के लोग ग्रैनी ली से कहते हैं ग्रैनी ली, अगर आप हमें फोर्स करके ये चीज मनवा भी लेती हैं तो आप उन 3 ब्लड लाइन्स का क्या करेंगी? क्या वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे भी? और विंड ब्लड लाइन का एक दूसरा मेंबर कहता है आखिर आपको वो बच्चा एक्टिंग करने के लिए कहाँ से मिला है ग्रैनी ली? आप उसे कितना पे कर रही हैं? ओए टियानमिंग, जितना ग्रैनी ली तुम्हें पे कर रही हैं उससे डबल मैं तुम्हें पे करूंगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। अब ये सुनकर ग्रैनी ली हंसने लगती हैं। ये देखकर विंड ब्लड लाइन के लोग उनसे पूछते हैं ग्रैनी ली आखिर आप किस पर हंस रही हैं? अब ग्रैनी ली उन सभी से कहते हैं क्या तुम सभी लोग अंधे हो? मैं तुम सभी लोगों की कमजोर नजरों पर हंस रही हूँ। मेरा ग्रैंडसन ली टियानमिंग जो है उसे पिछले 16 सालों से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है। उसने एक ऐसी नेशन में ट्रेनिंग की है जहाँ पर अच्छी तरीके के रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए नेचुरली उसका लेवल इतना हाई नहीं है। लेकिन समय के साथ तुम्हें पता चलेगा कि मेरा ग्रैंडसन कितना ज्यादा पावरफुल एंड टैलेंटेड है। जब तुम लोगों को इस चीज का एहसास होगा तब तुम सभी लोग उसके सामने झुकोगे। ग्रैनी ली की ये बात सुनकर विंड ब्लड लाइन के सभी लोग हंसने लगते हैं एंड कहते हैं ग्रैनी ली हमें भी उसका टैलेंट को इंस्पेक्ट करना है। हमारे पैर जो हैं वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते उसके सामने झुकने के लिए। अब अगर ग्रैनी ली की बात की जाए तो इतने सालों की नफरत और इतने सालों की नाराजगी, उस समय जब ग्रैनी ली ने अपने बेटे लीवूडी को आसमान की ऊंचाइयों से लेकर जमीन तक गिरते हुए देखा तो अपने बेटे की हालत देखकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और तब से लेकर ग्रैनी ली को अलग अलग फोर्सेस अपने खराब मंसूबों के लिए प्रेशराइज करते रहे हैं और इसकी वजह से वो अपने आप को सपोर्ट करने से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं एंड वो फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा थक चुकी हैं। लेकिन अब फाइनली टियानमिंग आ चुका है। अब टियानमिंग विंड ब्लड लाइन के लोगों से कहता है तुम उन कुत्तों में से हो जिन्होंने अभी तक पूरी दुनिया नहीं देखी है। अब टियानमिंग अपने राइट आर्म को सभी को दिखाता है एंड कहता है इस चीज को ध्यान से देखो। अब विंड ब्लड लाइन के लोग टियानमिंग से कहते हैं तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैसे ही वो टियानमिंग के राइट आर्म को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टियानमिंग के पास 5 वेन रिंग्स हैं। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब तभी ग्रैनी ली उनसे कहती है टियानमिंग ने सही कहा, अब तुम लोगों को पता चल चुका है कि टियानमिंग कितना ज्यादा टैलेंटेड है। टियानमिंग के पास 5 वेन रिंग्स हैं। हमारे क्लैन में पहले 5 वेन रिंग्स सिर्फ पहले एंसेस्टर ब्लड लाइन के सभी लोगों को अपने 5 वेन रिंग्स दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं ये तो नामुमकिन है, 5 वेन रिंग्स, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ फाउंडिंग एंसेस्टर के पास 5 वेन रिंग्स थी। और विंड ब्लड लाइन के लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं सभी लोग जाओ टियानमिंग के पास जाओ और ध्यान से देखो कहीं उसने अपनी 5 वेन रिंग्स को खुद तो नहीं बनाया। अब तभी एक दूसरा विरोधी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, शायद से उसका व्हाइट हेयर भी उसने खुद ही डाई किया है, आखिर उसके बाल इतने ज्यादा व्हाइट कैसे हो सकते हैं? अब ये सब चीजें देखकर टियानमिंग कहता है ये लोग काफी ज्यादा शोर कर रहे हैं। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है मुझे पता था कि ये लोग इतने ज्यादा आसानी से मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं इन्हें कैसे मना सकता हूँ। अब मेन चीज ये है कि उनकी अटेंशन जो है वो अब इस चीज पर नहीं है कि मैं असल में लीवूडी का बेटा हूँ भी या नहीं। अब ग्रैनी ली कहते हैं इन लोगों को समझाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, हालांकि अब मैं उन्हें दिखा भी चुकी हूँ तभी वो लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब तभी ली क्युंग्यू कहती है ग्रैनी ली इन जैसे बेवकूफों के ऊपर गुस्सा मत होइए। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है ग्रैनी ली क्या मैं इन लोगों को यहाँ से भगा दूं? ये सुनकर ग्रैनी ली कहते हैं क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब टियानमिंग सभी लोगों के सामने जाता है एंड सभी लोगों से कहता है विंड ब्लड लाइन के सभी लोग मेरी बात सुनो, तुम लोगों को ये तो पता है कि मैं 16 साल का हूँ, लेकिन तुम्हें एक चीज नहीं पता है और वो ये चीज है कि मेरी जो फर्स्ट कल्टीवेशन टेक्निक है वो मुझे तब मिली थी जब मैं 15 साल का हुआ था और 15 साल का हो जाने के बाद ही मैंने अपनी कल्टीवेशन शुरू की। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है, मैंने सिर्फ 5 महीने तक कल्टीवेशन की है। मैंने 0 से स्टार्ट किया और अब मैं 8 स्पिरिट सोर्स लेवल पे हूँ, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। क्या मैं आप सभी लोगों से पूछ सकता हूँ कि आपका इस स्पीड को लेकर क्या कहना है?
अब विंड ब्लड लाइन के सभी लोग बात करने लगते हैं कि इस अचीवमेंट को 5 महीने में लेना सच में। अब तभी वहाँ पर विंड ब्लड लाइन का एक लड़का जिसका नाम ली कुनशु होता है, जो कि 15 साल का होता है और सेकंड लेवल ऑफ यूनिटी पे होता है, वो टियानमिंग से आकर कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि मैंने ट्रेनिंग करना कल से ही शुरू किया और आज मैं सेकंड लेवल ऑफ यूनिटी पे पहुँच चुका हूँ, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास 6 बेन रिंग्स हैं? जो कुछ भी तुमने अभी कहा, मैं तुम्हारी उन बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। अब टियानमिंग ली कुनशु से कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो इस मैटर को सुलझाना आसान है। मैं तुम सभी में से उन लोगों को चैलेंज करता हूँ जो कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है। अगर मैं तुम सभी लोगों को हरा पाया तो क्या तुम इस चीज का भरोसा करोगे कि मेरे पास 5 बेन रिंग्स हैं जो कि असली भी हैं और मैं ली वुडी का ही बेटा हूँ। अब ये सुनकर विंड ब्लड लाइन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं एंड बात करने लगते हैं कि टियानमिंग उन सभी लोगों को चैलेंज करना चाहता है जो कि 16 साल से ऊपर के नहीं हैं। यहाँ तक कि वो सभी लोग तो उससे रियलम्स में भी हायर लेवल पर हैं। क्या वो पागल हो चुका है? अब तभी विंड ब्लड लाइन का एक व्यक्ति कहता है, ली टियानमिंग, अगर तुम सच में इस चैलेंज में सक्सेसफुल हो पाए तो हम ये मानेंगे जो कुछ भी तुमने कहा है वो सब सच है। आफ्टर ऑल इस काम को सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास असल की 5 बेन रिंग्स हों। अब तभी विंड ब्लड लाइन का एक दूसरा आदमी कहता है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये चीज भी प्रूव हो जाएगी कि तुम एक इम्पोस्टर हो और उस केस में ली वुडी को हमारे बच्चों में से एक को चूज करना होगा जूनियर सेक्ट मास्टर के लिए। अब तभी ली कुंगशु कहता है, ग्रैनी ली, क्या जो कुछ भी अभी टियानमिंग ने कहा है वो चीज काउंट तो होगी? बाद में आप लोग ये मत कह देना कि क्योंकि टियानमिंग का लेवल हायर नहीं है इसलिए वो हमको नहीं हरा पाया। अब तभी टियानमिंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे शब्द काउंट होंगे, जो कोई भी मुझे हराएगा वो जूनियर सेक्ट मास्टर बन जाएगा। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग क्या ये ठीक रहेगा? अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, बस मेरी परफॉर्मेंस को देखिए। इस चीज को सुनकर ग्रैनी ली कहते हैं, तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन अगर तुम सभी लोग लड़ना चाहते हो तो बाहर जाके लड़ो। अब विंड ब्लड लाइन के लोग हंसने लगते हैं एंड कहते हैं, ग्रैनी ली ये आपकी चॉइस थी, बस जो कुछ भी आपने कहा है उस चीज पर पीछे मत होना। अब वो सभी लोग बाहर जाते हैं एंड विंड ब्लड लाइन के लोग ली कुंगशु से कहते हैं, ली कुंगशु उसे जोर से मत मारना, इस चीज का ध्यान रखना कि तुम उसे पैरालाइज ना कर दो क्योंकि वो सेक्ट मास्टर का बेटा है। अगर सेक्ट मास्टर और उसका बेटा दोनों की हालत ही खराब रहे तो दूसरे लोग हमारे क्लैन को चिढ़ाएंगे। अब ये सुनकर कुंगशु कहता है, आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए फादर, मैं उस जीनियस को जिसके पास 5 बेन रिंग्स हैं उसकी हालत इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं करूंगा। अब कुंगशु एंड ली टियानमिंग अरीना के अंदर जाते हैं। टियानमिंग कुंगशु से कहता है, बच्चे मुझे अपना मूव दिखाओ, मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, जो कोई भी मेरी असल एज के हैं उन्हें हराना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इन जैसे बच्चों को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब कुंगशु टियानमिंग से कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा बड़ी बातें करते हो, मैं तुम्हारे कुछ दांतों को तोड़ूंगा ताकि तुम्हारा मुंह फ्यूचर में बंद रहे, वैसे भी तुम अपने मुंह को टूटे हुए दांतों से नहीं खोलोगे। अब कुंगशु अपने हरिकेन कुनपेंग को बाहर बुलाता है। दूसरी तरफ से फिनिक्स एंड प्रिंसेस फीलिंग बाहर आते हैं। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को उसकी मदद के लिए पूछते हैं तो टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग को कहता है, नहीं अभी के लिए आप रेस्ट कीजिए, मैं और फिनिक्स इसे हरा सकते हैं। अब टियानमिंग के लाइफ बॉन्ड बीस्ट को देखकर कुंगशु कहता है, तुम ली वुडी के बेटे हो जिसके पास 5 बेन रिंग्स हैं, तो तुम्हारे पास तो एक वॉइड कुनपेंग होना चाहिए था। हमारे क्लैन के लोगों की आइडेंटिटी ही वॉइड कुनपेंग है और एक वॉइड कुनपेंग का होना ही तुम्हारी आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकता है। अब टियानमिंग कुंगशु से कहता है, क्या तुम अंधे हो, ये मेरा वॉइड कुनपेंग ही है। अब फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, ओए मैं खाली नहीं हूँ। टियानमिंग की बात सुनकर पूरे विंड ब्लड लाइन के लोग हंसने लगते हैं एंड कहते हैं, उसके कंपेनियन बीस्ट को देखो, वो कह रहा है कि वो एक कुनपेंग है। अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि टियानमिंग झूठा है, उसके पास असली दिखने के लिए कुनपेंग का होना जरूरी था। टियानमिंग की बात सुनकर ली कुंगशु गुस्से में आ जाता है एंड टियानमिंग से कहता है, कमीने कहेंगे, तुम्हारे हमारे हॉली बीस्ट को बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। अब कुंगशु अपने बीस्ट के साथ टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एंड कहता है, ठीक है, आज तुम्हारे कुनपेंग को तो मैं जरूर कुक करूंगा। फिनिक्स कुंगशु से कहता है, ली टियानमिंग जो है वो ऑलरेडी मुझे कुक करने की कोशिश करता है, वो भी डेली बेसिस पर, और अब तुम भी ऐसा करना चाहते हो। अब टियानमिंग कुंगशु के वेपन को देखता है तो उसे पता चलता है कि कुंगशु के पास एक विप यानी कि कोड़ा होता है। अब ली कुंगशु अपनी गेल विप से टियानमिंग के ऊपर हमला करता है एंड कहता है, नर्क में जाओ, मैं तुम्हारे पूरे दांतों को तोड़ दूंगा
ताकि तुम कभी भी हंस नहीं पाओ। अब जैसे ही कुंगशु की विप टियानमिंग के ऊपर लगने ही जा रही होती है, तभी टियानमिंग अपने लेफ्ट आर्म से उसकी विप को पकड़ लेता है। ये देखकर कुंगशु हैरान हो जाता है। टियानमिंग कुंगशु की विप को पकड़कर कहता है, ओह अब मुझे समझ में आया, तुम सच में दांतों के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें दांत काफी ज्यादा पसंद है ना? मेरे पास आओ। अब टियानमिंग कुंगशु की विप को खींचकर उसे अपने पास बुलाता है। कुंगशु नीचे गिरता है। टियानमिंग उसे कहता है, अच्छा तो ये है सेकंड स्टेज ऑफ यूनिटी। सच में तुम्हारी स्किल्स जो हैं वो तो सच में काफी ज्यादा बेजोड़ हैं। उस लैंडिंग के लिए तो मैं तुम्हें 10 पॉइंट दूंगा। अब दूसरी ओर फिनिक्स भी ली कुंगशु के बीस्ट पर हमला कर देता है अपने इन्फर्नल फ्लेम के साथ। लेकिन ली कुंगशु का कुनपेंग विंड स्टॉर्म हाउल्स अटैक को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से फिनिक्स की इन्फर्नल फ्लेम उसे नहीं छुपाती। ये देखकर फिनिक्स हैरान हो जाता है। दूसरी ओर कुंगशु टियानमिंग से कहता है, इतने ज्यादा घमंडी मत बनो, मैंने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ओह अगर ऐसी बात है तो तब भी तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने तो शुरुआत भी नहीं की है। टियानमिंग एंड फिनिक्स दोनों एक साथ मिलकर डिमाइस ऑफ मैन स्पेक्ट्रल डांस को इस्तेमाल करते हैं और एक ही झटके में कुंगशु एंड उसका लाइव बॉर्न बीस्ट ढेर हो जाता है। ये देखकर विंड ब्लड लाइन के लोग हैरान हो जाते हैं एंड टियानमिंग की उस अटैक को देखकर कहते हैं, क्या ये तो एक यूनिटी बैटल आर्ट थी, लेकिन ये तो एक स्पिरिट सोर्स बैटल आर्ट की तरह लगती है। ये एक यूनिटी बैटल आर्ट की तरह लगी थी, लेकिन असल में अब ये हेवनली विल की तरह ज्यादा लगती है। यहाँ तक कि उसका लाइव बॉर्न बीस्ट भी स्वॉर्ड स्किल्स को जानता है। ये तो सच में अनबिलीवेबल है। अब टियानमिंग कुंगशु के कुछ दांतों को बाहर निकालते हुए कहता है, उप्स गलती से मैंने तुम्हारे कुछ दांतों को तोड़ दिया। क्या कोई इस चीज को लेकर कन्विंस्ड नहीं है? अब टियानमिंग कुंगशु के दोनों दांतों को जमीन पर गिराता है। कुंगशु को ये देखकर रोना आता है और विंड ब्लड लाइन के लोग बात करने लगते हैं। टियानमिंग की स्ट्रेंथ को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सच में उसके पास 5 बेन रिंग्स हैं और उसने सच में ही सिर्फ 5 महीनों तक कल्टीवेट किया है। लेकिन क्या सच में वो ली वुडी का ही बेटा है? अब विंड ब्लड लाइन के कुछ और लोग बात करते हैं कि अब क्योंकि उसके पास 5 बेन रिंग्स हैं तो उसके पास एक वॉइड कुनपेंग क्यों नहीं है। और वैसे भी इस चीज के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। उसका लाइव बॉर्न बीस्ट जो है वो सिर्फ एक 7 स्टार मुर्गी है। लेकिन हाँ, एक और चीज है, जो हमारे फॉर्मर सेक्ट मास्टर थे एपेक्स ब्रांच के, उनके पास भी वॉइड कुनपेंग नहीं थे। इसका मतलब जब ब्लड लाइन चेंज होती है उस दौरान ये चीज जरूरी नहीं है कि जिन मास्टर्स के पास वॉइड कुनपेंग है उनके वारिसों के पास भी वॉइड कुनपेंग हो। अब तभी एक दूसरा आदमी कहता है, तुम सभी लोग बकवास को बंद करो। अगर तुम्हारे बच्चे लड़ सकते हैं तो उसे टियानमिंग के साथ लड़ने के लिए भेजो, अगर नहीं तो मैं इस चीज को ली लिंगे को ही करने दूंगा। मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने भी यूथ्स हैं उन सभी में से ली लिंगे ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब सभी लोग इस चीज पर एग्री करते हैं कि ली लिंगे ही सच में टियानमिंग से लड़ सकता है। लेकिन अगर ली लिंगे भी ऐसा नहीं कर पाया तो दूसरे और बच्चों को भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ली लिंगे का फादर लिंगे को फाइट करने के लिए कहता है। लिंगे भी आगे आता है एंड कहता है, जी फादर जैसा आप कहें। अब तभी लिंगे खुद से कहता है, टियानमिंग के मूव्स जो थे अभी उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैं उसे हरा देता हूँ तो जूनियर सेक्ट मास्टर की पोजीशन मुझे मिल जाएगी। अब तभी लिंगे के फादर लिंगे को पीछे से कहते हैं, लिंगे समय आ चुका है, तुम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। अब लिंगे अपने फादर से कहता है, फादर आप बस देखिए कैसे मैं इस फेकू को हराता हूँ। अब लिंगे अरीना के अंदर जाता है। ली टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग मेरे सामने तुम एक तलवार को पकड़ने के लायक भी नहीं हो। अब ये सुनकर टियानमिंग लिंगे को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से फाइट करने वाला हूँ जिससे फाइट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिटी रियलम के 4th लेवल पर है। अब लिंगे को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, ली लिंगे 4th लेवल ऑफ यूनिटी रियलम में है, ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली। अब लिंगे टियानमिंग को कहता है, टियानमिंग तुम एक स्वॉर्ड को पकड़ने के लायक नहीं हो। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम मुझे पानी के ऊपर चैलेंज करने की हिम्मत कर सकते हो? ये सुनकर टियानमिंग कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। अब टियानमिंग शांति के साथ प्रिंसेस फीलिंग को कहता है, प्रिंसेस फीलिंग इस समय पे मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है, मैं समझ गई टियानमिंग। अब लिंगे अपने मन के अंदर कहता है, ये टियानमिंग के लिए खत्म है, वो मुझे पानी के ऊपर नहीं हरा सकता। अब लिंगे टियानमिंग को कहता है, वाह तुमने तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, चलो अब फाइट करते हैं। अब लिंगे पानी के ऊपर जाता है एंड अपने डेविल विंड कुंड्रेक को बाहर बुलाता है।
अब जैसे ही टियानमिंग लिंगे के बीस्ट को देखता है तो वो हैरानी के साथ कहता है आखिर ये क्या है। तभी फिनिक्स टियानमिंग को बताता है ये एक मिड टियर 8 स्टार बीस्ट है। अब टियानमिंग उस बीस्ट को देखकर अपने मन के अंदर कहता है इस बीस्ट का लेवल जो है वो अंकल यांग के इंक क्विंगलिंग के लेवल के बराबर ही है। ऐसा सोचना कि यहाँ पर एक जूनियर ने इस लेवल के बीस्ट को पोजेस किया है ये तो नामुमकिन सा लगता है। अब लिंगे टियानमिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है अब तुम डर गए हो है ना, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लिंगे पूरी स्पीड के साथ टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब लिंगे टियानमिंग को कहता है एक स्वॉर्ड को घुमाना धार्मिक होना चाहिए, तुम शैतानी पथ पर बेईमानी करते हो, तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। अब लिंगे अपने फ्लो स्ट्रीम स्वॉर्ड स्किल को इस्तेमाल करता है। ये देखते हुए टियानमिंग अपने डिमाइस ऑफ अर्थ शेकर को इस्तेमाल करता है एंड लिंगे के अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। ली सेन क्लैन की विंड ब्लड लाइन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वो सभी लोग उन दोनों के हमले को देखकर कहते हैं उन दोनों ने एक दूसरे के हमलों को कैंसिल कर दिया। ये तो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। अब तभी एक दूसरा मेंबर कहता है हालांकि ली टियानमिंग जो है वो वाटर टाइप की को इस्तेमाल नहीं करता है लेकिन तब भी वो नहीं हार रहा है। टियानमिंग पानी के ऊपर एकदम शांति के साथ खड़ा रहता है, उसका ओपोनेंट उसके सामने नहीं होता। तभी फिनिक्स टियानमिंग को ऊपर देखने के लिए कहता है। ऊपर से लिंगे अपने स्वॉर्ड स्किल को इस्तेमाल करके टियानमिंग को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी प्रिंसेस फीलिंग स्पैटियल वॉल की मदद से लिंगे के अटैक को ब्लॉक कर देती हैं। ये देखकर लिंगे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब टियानमिंग उड़ने लगता है। ये देखकर लिंगे और ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो अपने आप से कहता है क्या वो उड़ रहा है, आखिर ये क्या है। अब टियानमिंग लिंगे से कहता है तुमने तो कहा था कि ये फाइट पानी के ऊपर होने वाली है लेकिन तुम अभी थोड़ी देर पहले उड़ क्यों रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं उड़ सकता। अब टियानमिंग हंसने लगता है। अब टियानमिंग अपने डिमाइस ऑफ अर्थ हेल शेकर की मदद से लिंगे पर हमला करता है लेकिन तभी दूसरी तरफ से लिंगे अपनी हेवन डिफाइंग फ्लो स्ट्रीम मंत्रा को इस्तेमाल करता है लेकिन बदकिस्मती से उसका ये हमला टियानमिंग के हमले को ब्लॉक नहीं कर पाता एंड उसे जोर का झटका जोर से ही लगता है। लिंगे के फादर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टियानमिंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, वो मरने नहीं वाला, मैंने अपने अटैक को पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस्तेमाल नहीं किया। अब कुछ समय बाद लिंगे जो होता है वो जमीन पे पड़ा होता है, उसका शरीर आधा जल चुका होता है। अब टियानमिंग जमीन पे उतरता है एंड सभी से कहता है ली लिंगे जो है वो हार चुका है, तो क्या यहाँ पर कोई और है जो कि मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर सकता है। ये सुनकर ली सेन क्लैन की विंड ब्लड लाइन शांत रहती है। तभी ग्रैनी ली हंसते हुए सभी से कहते हैं तुम लोग क्या अभी भी मेरे ग्रैंडसन पर शक की नजरों से देखते हो। हाँ ये बात सच है कि उसके पास एक कुनपेंग नहीं है लेकिन वो और उसका लाइव बॉन्ड बीस्ट जो है उन दोनों के पास ही 5 बेन रिंग्स हैं। भले ही उसके पास एक कुनपेंग ना हो अभी के लिए लेकिन किसे पता कि उसके बच्चों के पास कुनपेंग हो या ना हो। अब ये सुनकर उन विरोधियों में से एक विरोधी कहता है आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि उस मुर्गी के पास भी 5 बेन रिंग्स हैं। अब तभी फिनिक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पंखों को ध्यान से देखो। अब क्योंकि फिनिक्स जो होता है वो अपनी गलत साइड की पंखों को दिखा रहा होता है तो टियानमिंग उसे जल्दी से पकड़ लेता है एंड कहता है ओए पागल, ये वाली साइड मत दिखाओ, ये गलत साइड है। ये सुनकर फिनिक्स कहता है क्या। अब टियानमिंग फिनिक्स को बताता है उनके लिए ये मानना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि मेरे पास 5 बेन रिंग्स हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता चला कि मेरे पास एक्चुअली 10 बेन रिंग्स हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा, वो तो मुझे झूठा ही समझेंगे। और फिनिक्स जो होता है वो अपने राइट पंख को सबको दिखाता है एंड उस पर 5 तिल होते हैं जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फिनिक्स के पास भी 5 बेन रिंग्स हैं। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है आज की रात को जो तुम्हारे लेफ्ट आर्म पर काले तिल हैं मैं उन्हें येलो कलर कर दूंगा। वैसे भी तुम इतने ज़्यादा बुद्धू हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा लेफ्ट विंग कौन सा है और राइट कौन सा। अब जैसे ही विंड ब्लड लाइन के सभी लोग फिनिक्स के राइट पंख पर उन 5 तिलों को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं एंड अब ग्रैनी सभी से कहती है अब बहुत हुआ, क्या तुम सभी लोग अब यहाँ से जा सकते हो। अब तभी वो विरोधी कहते हैं हमें इस चीज़ के बारे में राजी करना कि हम टियानमिंग को अपना जूनियर सेक्ट मास्टर माने, ये तो बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस है। अब तभी वो दूसरा विरोधी कहता है अगर आप सच में टियानमिंग को जूनियर सेक्ट मास्टर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको इंतज़ार कर कर ये देखना होगा कि जो और 3 ब्लड लाइन्स हैं वो इस चीज़ पर राजी हैं या नहीं। अगर आप इस सेम मेथड को यूज़ करके टियानमिंग की पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो चलो देखते हैं कि ली टियानमिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर टियानमिंग इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ
कि वो उन तीनों ब्लड लाइन्स के जीनियसेस को भी हरा पाया, तो हम सभी लोग टियानमिंग को अपने जूनियर सेक्ट मास्टर के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हमारा विंड ब्लड लाइन जो है वो लास्ट रैंक में आता है। आप तो इस चीज को सोच भी नहीं सकते कि वो 3 ब्लड लाइन्स जो हैं वो हमसे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब ग्रैनी ली उस विरोधी से कहते हैं, वो लोग तुमसे इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हैं। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुम लोग उनके साथ उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाए। सभी लोग पीछे जा रहे हैं। ये सिंपली एक रेस है जिसमें ये देखना है कि कौन सी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा लास्ट तक टिकी रह सकती है। अब विंड ब्लड लाइन का वो विरोधी जाते हुए ग्रैनी ली से कहता है, अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। 5 दिनों में ली शुआनयू जो है, जो कि मेटल ब्लड लाइन से है, वो यहाँ पर अपने बेटे ली जिनकैन एंड क्विंग्यू की शादी के बारे में बात करने के लिए जरूर आएगा। ली वुडी एंड ली शुआनयी के शर्त के हिसाब से क्विंग्यू जो है उसे ली शुआनयी के बेटे ली जिनकैन से शादी करनी होगी, और उनकी शादी तब होगी जब ली क्विंग्यू 16 साल की हो जाएगी। ली वुडी जो है वो सच में एक पागल है जिसने इस शर्त को रखा, यहाँ तक कि उसने इस शर्त को करवाते हुए सेक्ट एल्डर्स को भी विटनेस करने के लिए बुलाया ताकि वो इस शर्त को देख सके, लेकिन तब भी वो हारा गया। ली शुआनयी जो है वो जरूर काउंसिल ऑफ एल्डर्स की मदद से तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा कि तुम ली क्विंग्यू की शादी उसके बेटे से कराओ। ली शुआनयी की किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी है इस बार। ये सोचना कि उसके घटिया, मोटे, बदसूरत लड़के को इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल जीनियस क्विंग्यू के साथ शादी करने का मौका मिल रहा है, सच में ली शुआनयी की किस्मत अच्छी है। क्विंग्यू, काफी ज्यादा बुरा हुआ कि तुम्हारा फादर इतना ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। अब इस ट्रेजिक किस्मत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे ही क्विंग्यू इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी ग्रैनी ली पीछे से आकर क्विंग्यू के कंधे पर हाथ रखती है एंड कहती है, मेरी ग्रैंड डॉटर, तुम डरो मत। अगर वो तुम्हें लेने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चले जाए। अब क्विंग्यू अपनी ग्रैनी से कहती है, ग्रैनी कोई बात नहीं। अब तभी टियानमिंग इस सभी बातों को सुन लेता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी है। ये सभी एल्डर्स जो होते हैं वो अलग अलग सेक्ट के लाइन से होते हैं और इनका यहाँ की हर चीज पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। इन्हें मना करना इतना भी आसान नहीं होता। 5 दिनों के अंदर अंदर वो 3 ब्लड लाइन्स यहाँ पर जरूर आएंगी। मेरा जूनियर सेक्ट मास्टर बनना जो है वो उन तीनों ब्लड लाइन से मिलने के बाद ही मुझे पता चलेगा। अब वो सभी लोग कुनपेंग सेक्रेड हॉल में जाते हैं। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं कि उन्होंने प्रिंसेस फीलिंग के जैसे एबिलिटीज को कभी नहीं देखा। वो सच में तुम्हारे लिए खजाना है। उसने अपने घर को छोड़ दिया ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। इसीलिए तुम इस चीज का ध्यान रखना कि तुम उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करो और उसे अच्छी तरीके से ट्रीट भी करो। अब ग्रैनी ली प्रिंसेस फीलिंग से कहती है, मैं तुमसे काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ। अब प्रिंसेस फीलिंग ग्रैनी ली से कहती है, ग्रैनी ली, टियानमिंग मेरा अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, इसीलिए आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए। अब जैसे ही टियानमिंग उन दोनों को ये बातें करते हुए देखता है तो वो खुद से कहता है, मैं तो अभी तक ग्रैनी ली को ग्रैनी भी नहीं पुकार सका हूँ ठीक से, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस फीलिंग को देखो, वो जिस जगह पर भी जाती हैं वो सबकी पसंदीदा बन जाती हैं। वो सच में काफी ज्यादा अलग हैं। अब तभी वहाँ पर लड़खड़ाते हुए एक आदमी आता है एंड टियानमिंग से कहता है, मेरे बेटे टियानमिंग। अब वो आदमी अपनी बोतल को निकालता है एंड उससे शराब पीने लगता है। अब वो टियानमिंग से कहता है, इधर आओ, तुम्हारा फादर तुम्हें देखना चाहता है। सच में तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम्हारे फादर ने सच में तुम्हें फेल कर दिया है। अब जैसे ही टियानमिंग उस आदमी को देखता है तो वो उसे देखकर अपने मन के अंदर कहता है, ये तो ली वुडी है। जिसे देखकर वो अपने मन के अंदर कहता है, ये तो ग्रैंड ओरिएंट के सेक्ट मास्टर ली वुडी हैं। लेकिन उनके बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा खराब हवा कैसे आ रही है? ये खराब हवा जो है वो उनके पूरे लाइफ फोर्स को पैरासाइट्स की तरह चूस रही है। अब ली वुडी अपनी बेटी क्विंग्यू को देखकर कहते हैं, ओह, मेरी बेटी जो है वो काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। ओ बेटी, इधर आओ और अपने फादर के साथ ड्रिंक करो। अब ये सुनकर क्विंग्यू जो होती है वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है एंड वो अपनी ग्रैनी से कहती है, ग्रैनी, मैं यहाँ से पहले जा रही हूँ। टियानमिंग इस चीज को देख लेता है। अब वो प्रिंसेस फीलिंग के पास जाकर उसे धीरे से कहता है, प्रिंसेस फीलिंग, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या आप क्विंग्यू से जाकर शादी के डिटेल्स के बारे में पूछ सकती हो? ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती हैं, ठीक है। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू के पीछे चली जाती हैं। अब ली वुडी टियानमिंग के पास आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं, मेरे बेटे टियानमिंग, तुम फाइनली अपने डैड से मिल रहे हो, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? अब
टियानमिंग जैसे ही लीवुडी को स्मेल करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। अब तभी ग्रैनी ली को भी लीवुडी की बॉडी से आती हुई बैड स्मेल आ जाती है, जिसे सुनकर वो कहती हैं, बेवकूफ़, मुझे ये मत कहना कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब से लेकर अब तक तुम बिल्कुल भी नहीं नहाए। अब लीवुडी और ज़्यादा अल्कोहल को पीते हैं एंड कहते हैं, ये कर भी क्या ही फ़ायदा होता, वैसे भी ये सब मेरी जवानी का एक वेस्ट है। इससे बढ़िया इस समय में मैं अपने एंसेस्टर्स के साथ जाकर ड्रिंक करूं। लीवुडी की बात सुनकर ग्रैनी ली थोड़े उदास हो जाते हैं। अब जैसे ही टियानमिंग उन्हें उदास देखता है तो वो अपने मन के अंदर कहता है, लीवुडी जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का फर्स्ट जीनियस से लेकर सेक्ट मास्टर तक बना, उससे अब सभी लोग काफी ज्यादा नफरत करते हैं। आखिर वो किस हालात से होकर गुजरा है। अब लीवुडी टियानमिंग को अपने पास बुलाता है एंड उसे अपनी 5 पेन रिंग्स दिखाने के लिए कहता है। अब टियानमिंग लीवुडी के पास आकर अपने राइट आर्म पर उसे 5 बेन रिंग्स दिखाता है, जिसे देखकर लीवुडी कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये तो सच में काफी ज्यादा ऑसम है, ये तो मेरे 4 बेन रिंग से भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, क्या सच में मैं इस ड्रंकन आदमी को अपना फादर बुला पाऊंगा। अब टियानमिंग लीवुडी को फादर कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो फादर वर्ड को नहीं कह पाता। तभी ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, तुम लीवुडी को उसके नाम से पुकार सकते हो, वैसे भी ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में सभी लोग ऐसा ही करते हैं। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो हमारे सीनियर है, इसलिए मुझे अभी भी उन्हें सम्मान देते हुए उनसे बात करनी चाहिए। अब लीवुडी अपने कपड़ों के अंदर से एक चीज को निकालते हैं एंड टियानमिंग को कहते हैं, टियानमिंग मैं तुमसे काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ, ये लो, मैं तुम्हें ये कुनपेंग सैक्रेड सील देता हूँ, इसे ले लो और अब से तुम्हारे फादर जो हैं वो तुम्हारा साथ देंगे। जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है वो मेरा एरिया है, इसीलिए तुम जो मर्जी वो कर सकते हो। तुम्हें अगर किसी को मारना हो तो तुम किसी को भी मार सकते हो, और अगर तुम्हारी नज़रों में कोई लड़की आती है तो तुम उसे भी छीन सकते हो। तुम्हारा फादर जो है वो तुम्हारी हर चीज़ में मदद करेगा ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सको, और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन को तुम्हें देने के लिए है वो तुम्हें मिल पाए। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर टियानमिंग रोते हुए कहता है, नहीं, इससे बढ़िया मैं कल्टीवेट करना चाहूँगा। ये सुनकर लीवुडी ज़मीन पर बैठ जाता है एंड टियानमिंग से कहता है, क्या तुम कल्टीवेट करना पसंद करोगे तो तुम्हें अपनी ग्रैंडमा के पास जाना चाहिए। माना, स्पिरिट ओर, स्पिरिट हर्ब्स, बेस्टियल वेपन्स, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मेरे बेटे को वो सब दे दो। अब इतना कहते ही लीवुडी अल्कोहल को पीता है एंड जमीन पर ही लेट जाता है। ये देखकर ग्रैनी ली उसके पास जाते हैं एंड कहते हैं, अरे नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकती, लीवुडी किसी भी जगह पर गिर जा रहा है, उसकी बॉडी अब उतनी हेल्दी नहीं रही, उसे अभी भी इस चीज के बारे में पता नहीं चला है कि वो अपनी बॉडी को एक साथ कैसे रख सकता है। टियानमिंग पीछे से आते हुए कहता है, ग्रैनी मैं आपकी मदद करता हूँ। अब टियानमिंग ग्रैनी ली के चेहरे को देखता है, उनके चेहरे पर ना तो घिन आने का और ना ही ब्लेम का हिंट होता है, बल्कि उनके चेहरे पर दुख और पछतावा होता है। नॉर्मली कोई भी माँ होती तो वो अपने बेटे को इस हालत पर देखकर नाराज होती और ये चाहती कि उनका बेटा और मेहनत करे अगर वो लीवुडी की तरह बन जाए तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, कुछ तो बात जरूर होगी। अब टियानमिंग एंड ग्रैनी ली मिलकर लीवुडी को उनके बिस्तर पे सुला देते हैं। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती हैं, लीवुडी ने तुम्हें कुनपेंग सैक्रेड सील दी है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, आखिर ये क्या है। टियानमिंग सैक्रेड सील को ध्यान से देखता है एंड अपने आप से कहता है, इस चीज़ का टेक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये एक जेड की तरह लगता है, शायद ये एक मेटल हो, लेकिन ये चीज़ पिचकाई जा सकती है। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं, ये एक सील है जिसे कि ली सेंट क्लैन के एंसेस्टर के खून को गाढ़ा करके बनाया गया है। इसके अंदर क्लैन के ब्लड के ट्रेसेस हैं, फाउंडिंग एंसेस्टर से लेकर मेरे हस्बैंड तक के, इस सभी के अंदर उनका ब्लड एसेंस है। अगर तुम इसे, अब टियानमिंग कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे क्लैन के सभी एंसेस्टर का गाढ़ा खून है। अब ये सब जानकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, ये चीज एक बोझ के साथ आती है, ये हमारे क्लैन के उन लोगों का सिंबल है जिन्होंने एक दूसरे को टाइम या ऑर्डर में फॉलो किया था। ये चीज हमारे पूरे इंटायर ब्लड लाइन के विरासत को होल्ड करती है। सिर्फ जो ग्रेटेस्ट क्लैन होते हैं उन्हीं के पास इसकी तरह की एक विरासत होगी। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से पूछता है कि ये कुनपेंग सैक्रेड सील क्या करेगी, तो ग्रैनी ली कहते हैं, ये चीज जो है वो सेक्ट मास्टर और जूनियर सेक्ट मास्टर का एक सिंबल है।
ये सील तब से पास डाउन की जा रही है जब से ली सेन क्लैन बना था। ये दोनों सील्स जो होते हैं वो दोनों सेक्ट मास्टर और जूनियर सेक्ट मास्टर के ब्लड के पूरे पार्ट में इफेक्ट करते हैं। जिस किसी के पास भी ली सेन क्लैन का ब्लड नहीं होगा वो इसके पार्ट नहीं बन पाएंगे और वो इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर टियानमिंग कहते हैं अगर मैं इसका पार्ट बन जाता हूँ तो क्या ये चीज मेरी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी? तो ग्रैनी ली टियानमिंग को बताते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन इसे तुम्हारा पार्ट बनना जरूरी है, क्योंकि अगर ये तुम्हारा पार्ट नहीं बनता है तो तुम ली मसोलियम में एंटर नहीं कर पाओगे और हमारे एंसेस्टर को रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाओगे। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से पूछता है कि जो ली मसोलियम है क्या उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि कोई ट्रेजर या फिर कोई वैल्यूएबल बैटल आर्ट। अब इस चीज का जवाब देते हुए ग्रैनी ली कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे क्लैन में जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं कि जरूर ली मसोलियम के अंदर अच्छी चीजें रखी हुई हैं। अब क्योंकि वो लोग ली सेंट क्लैन के ब्लड को पोजेस नहीं करते हैं तो अगर उनके पास कुनपेंग सेक्रेट सील भी हो तब भी वो ली मसोलियम में एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर सच में ली मसोलियम के अंदर ट्रेजर्स होते तो हमारा सेक्ट जो होता वो इतना ज़्यादा पीछे नहीं छूट जाता इन 1000 सालों में। अब ये सुनकर टियानमिंग की उम्मीदें थोड़ी गिर जाती हैं एंड वो ग्रैनी ली से कहता है तो इस सील के मेरे बॉडी का एक पार्ट बनने का यही मकसद हुआ, ये मेरी आइडेंटिटी को जूनियर सेक्ट मास्टर के रूप में दूसरों को बताएगा। अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के लिए ही है। किस्मत सबको फूल बनाती है। हमारे क्लैन के उन तीनों ब्लड लाइंस को सील इसीलिए चाहिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ली मसोलियम के अंदर क्या है। अब क्योंकि काफ़ी समय पहले से ही वो हम पर भरोसा करना छोड़ चुके हैं, इसीलिए उन्हें हमारी बातों पे भी विश्वास नहीं होता है। ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है मेरा वंश बहुत पीछे का पता लगाता है, क्या मैं इस कुनपेंग सेक्रेट सील को अपने बॉडी का एक पार्ट बना पाऊंगा और इसे समझ पाऊंगा? अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है अगर मैंने इसको अपने बॉडी का पार्ट अभी बना लिया और अभी ही जूनियर सेक्ट मास्टर बन जाता हूँ तो क्या इस चीज़ की वजह से उन तीनों ब्लड लाइन्स के प्लान खराब हो जाएंगे? अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती है हाँ, तुम इसे इस तरीके से भी कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अभी इसे अपनी बॉडी का एक पार्ट बनाओ, पहले तुम्हें दूसरी ब्लड लाइन्स को भी कन्विंस करना होगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है लेकिन ऐसा क्यों? अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती हैं अगर एक बार तुमने इसे अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया तो जो ये सील है वो तभी वापस आ पाएगी जब तुम्हें कोई मार दे, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, तुम्हारी एक बूंद ब्लड जो है वो ब्लड एसेंस में ऐड हो जाएगी। ये सुनकर टियानमिंग कहता है तो आपके कहने का ये मतलब है अगर मैं इसे अपने बॉडी का एक पार्ट बना लेता हूँ विदाउट उन तीनों ब्लड लाइन को कन्विंस किए हुए तो वो लोग मुझे मार देंगे ताकि वो मुझसे सील को वापस लें? अब ग्रैनी ली कहती हैं हाँ, जो वो तीनों ब्लड लाइन्स हैं वो अभी पैदावार करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए तुम्हारी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। वो लोग अभी ये चाहते हैं कि हम उनके जीनियसेस में से किसी को ही जूनियर सेक्ट मास्टर बनाएं, इसलिए तुम्हारा ऐसा करना तुम्हारी जान के लिए खतरा होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। ये सुनकर टियानमिंग कहता है ग्रैनी, मैं जानना चाहता हूँ कि इससे मैं अपनी बॉडी का पार्ट कैसे बना सकता हूँ। अब ग्रैनी ली टियानमिंग को कहते हैं पहले जहाँ पर तुम्हारे बेन रिंग्स हैं तुम्हें वहाँ पर काटना होगा और जो वो कट है उसके अंदर से तब सील जो है वो तुम्हारे ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो जाएगी। अब ये सुनते ही टियानमिंग अपने राइट आर्म पर काटता है और बाइट करने के बाद उसके राइट आर्म से खून आने लगता है। ये देखकर ग्रैनी ली हैरान हो जाते हैं एंड वो टियानमिंग से पूछने लगते हैं कि वो ये क्या कर रहा है। अब टियानमिंग कहता है ग्रैनी ली, मैं यहाँ पर जूनियर सेक्ट मास्टर बनने के लिए आया हूँ और इस चीज़ में चाहे जितने भी मुश्किलें आए मैं उन सभी को सॉल्व करूँगा और जूनियर सेक्ट मास्टर बन के रहूँगा। मैं अपने रास्तों से नहीं डरता हूँ, मैं किसी को भी चांस नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। अब क्योंकि आपने कसम खाई है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगी तो मैं जो भी हो सके वो करूँगा ताकि मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूँ। ये सुनकर ग्रैनी ली हैरान हो जाते हैं। अब टियानमिंग जो होता है वो सील को उस कट के थ्रू अपने बॉडी के अंदर डालता है एंड अपनी ग्रैनी ली से कहता है ग्रैनी, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे आपकी वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आप दूसरों के इमोशंस को अच्छी तरीके से समझती हैं। अब क्योंकि मैं आपको अपनी ग्रैनी मानता हूँ तो मैं अपने आप को ली सेंट क्लैन का भी एक मेंबर के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। टियानमिंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो सील जो होती है वो उसके ब्लड के साथ मिक्स हो रही होती है। अब टियानमिंग कहता है आपने
प्रिंसेस फीलिंग को बचाने में मेरी मदद की थी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रमंद हूँ। जब मैंने आपको देखा कि आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको किन्हीं दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना है और उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ये देखकर मैं अपनी स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा चीज़ें इस चीज़ में देना चाहता हूँ। अब सक्सेसफुली वो सील टियानमिंग की बॉडी के अंदर चले जाती है एंड काम करने लग जाती है। अब जो ब्लड का एसेंस उस सील के अंदर होता है वो फैल जाता है एंड अलग अलग होने के बाद वो सारा ब्लड टियानमिंग की बॉडी के अंदर जाने लगता है। अब टियानमिंग को अपने एंसेस्ट्रल ब्लड के बारे में पता चलता है। उसके हर एंसेस्टर की इच्छा उनके ब्लड के थ्रू टियानमिंग की बॉडी में फैल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो सभी अभी जिंदा हैं। टियानमिंग अपने आप से कहता है मेरा ब्लड जो है वो काफी ज्यादा तेजी और ताकत के साथ हिल रहा है, शायद ये इकट्ठा हो रहा है। अब कुछ समय बाद वो सील टियानमिंग की बॉडी का एक पार्ट बन जाती है। इस चीज से टियानमिंग को एक चीज महसूस होती है। टियानमिंग खुद से कहता है इस चेंज की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी की कोर क्वालिटीज जो हैं वो दोबारा से जन्म ले चुकी हैं। टियानमिंग को सक्सेसफुली सील को अपनी बॉडी का एक पार्ट बनाता देख ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती हैं बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था टियानमिंग, मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसा ही एक ग्रैंडसन चाहिए था। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है ग्रैनी ली आज से मैं आपका ग्रैंडसन हूँ। अब तभी टियानमिंग ली वुडी को देखता है जो कि सोते हुए मुँहे मुँहे कह रहा होता है। अब टियानमिंग अपनी ग्रैनी से कहता है ग्रैनी ये मुँहे कौन है? तो ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं मुँहे उसकी वाइफ और क्विंग्यू की मदर हैं। टियानमिंग ली वुडी जो है वो अपनी जवानी में मूर्ख दिखाई देता हो, लेकिन असल में एक ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब टियानमिंग ग्रैनी ली से कहता है ग्रैनी ली आखिर उनकी हालत ऐसी कैसे हो गई? वो तो फर्स्ट जीनियस थे, इसीलिए किसी को भी उन्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता था, है ना? अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहते हैं तुमने सही कहा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट मास्टर था एक समय पे। अगर उसके किसी दुश्मन ने उसे हर्ट किया होता तो उसे इतनी ज़्यादा चोट नहीं पहुंचती, लेकिन पूरे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में उसे सबसे ज़्यादा हर्ट एक ही व्यक्ति ने किया है और वो व्यक्ति कोई उसका दुश्मन नहीं। से कहती हैं जिस किसी की वजह से ली वुडी की ये हालत हुई है वो कोई उसका दुश्मन नहीं, उसका अपना मुंह बोला भाई था। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है आखिर क्या हुआ था? अब ग्रैनी ली टियानमिंग को बताते हैं जब ली वुडी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और सक्सेसफुल था तो एक्साइटेड होकर उसने काफ़ी सारे मुंह बोले भाई बनाए। उनमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड युवान टाइजी था। युवान टाइजी युवान फेंग टियान का बेटा था। युवान फेंग टियान काउंसिल ऑफ एल्डर्स का एक मेंबर है। युवान टाइजी ने ली वुडी के साथ भाईचारे की कसम खाई और शपथ ली कि वो लोग एक साथ मरेंगे और एक साथ जिएंगे। ये सुनकर टियानमिंग कहता है युवान टाइजी। अब ग्रैनी ली टियानमिंग को बताते हैं युवान टाइजी बाहर से काफी ज्यादा शांत दिखता था, जैसे कि उसका कोई भी मकसद ना हो। वो लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे थे। युवान फेंग टियान जो था उसने मेरे बेटे के टैलेंट के बारे में जाना, जिसके बाद वो हमारी मदद करने के लिए भी आया। अब क्योंकि ली सेंट क्लैन में काफी समय से एक जीनियस नहीं था, तो ये चीज जानते हुए भी मेरे दिमाग में ली वुडी को उनके अगेंस्ट गार्ड करने का ख्याल भी नहीं आया। वो दोनों भाइयों की तरह एक साथ कल्टीवेट करते रहे 4 से 5 सालों तक। ली वुडी युवान टाइजी के काफी ज्यादा क्लोज था। मैं बस ये कह सकती हूँ कि युवान फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक्टिंग करने में और सही समय का इंतजार करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। उनकी ली वुडी की तरह टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ली वुडी को इस तरीके से मनाया कि ली वुडी उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहता था। उस साल जब ली वुडी की शादी हुई और क्विंग्यू सिर्फ पैदा ही हुई थी, तो काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने डिसाइड किया कि वो अबाइसल बैटलफील्ड में एक कंपटीशन रखेंगे सभी जीनियसेस के लिए। कंपटीशन के दौरान युवान टाइजी ने ली वुडी की ट्रस्ट का फायदा उठाया एंड उस पे पीठ पीछे से हमला कर दिया। उसने ली वुडी के दिल को एक बीस्टल वेपन से चोट पहुंचाई। वो बीस्टल वेपन उसे उसके फादर युवान फेंग टियान ने दिया था। वो बीस्टल वेपन एक वेनम ड्रेक स्पाइक था। तुम नहीं समझ पाओगे कि वेनम ड्रेक स्पाइक कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है। एक बार अगर वो तुम्हारे ऑर्गन पे लग जाता है तो उसे कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर तुम
उस बीस्टल वेपन को बाहर निकालते हो तो तुम मर जाओगे। ये सब करने के बाद भी युआन टाइची ने इनोसेंट बनने का नाटक किया, लेकिन हमें पता था कि उसने इस चीज को काफी समय से ही प्लान करके रखा था। उसने दूसरों लोगों की मदद ली। उन लोगों ने कहा कि युआन टाइजी उस समय पर वहाँ पर नहीं था और वो किसी दूसरी प्लेस पे था। बिना किसी सबूत के बजाय ली वुडी के शब्द काफी नहीं थे, उसके साथ प्लान करके ये किया गया। इसीलिए जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी वो भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। इस धोखे की वजह से फिजिकल डैमेज के बजाय इमोशनल डैमेज ने ली वुडी को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई। टियानमिंग, क्या तुम्हें पता है कि युआन टाइजी ने मेरे बेटे को अबाइसल बैटलफील्ड में मारने के बजाय उसे इस तरीके से टॉर्चर करने के बारे में क्यों सोचा? असल में बात यह है कि वो मेरी बहू मूहे से प्यार करता था। उसे ली वुडी पसंद नहीं था, इसीलिए उसने ली वुडी को मारने के बजाय उसे टॉर्चर करना सही समझा। आफ्टर ऑल उसके लिए ली वुडी को इस तरीके की परिस्थिति में देखना काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। मूहे ने कभी भी अपने आप को युआन टाइजी की वजह से परेशान नहीं किया। युआन टाइजी कभी कभार फेट पाथ पीक पर आया करता था। वो ये दिखाता था कि वो वहाँ पर विजिट करने के लिए आया है, लेकिन उसका असली मकसद मूहे को अपने साथ ले जाना था। मूहे एंड मैंने उसे बहुत रोका। मूहे इस चीज को और नहीं सह पाई और उसने अपनी जान ले ली, और ऐसा उसने तब किया जब ली क्विंगयू 3 साल की थी। उस दिन ली क्विंगयू ने अपने सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा। उसने ये भी देखा कि युआन टाइजी ने मूहे को अपनी जान लेने के लिए फोर्स किया। मैं उनका बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन युआन टाइजी जो है वो अभी ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है। टियानमिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें ये सब सुनकर हमारे लिए कुछ करने की जरूरत है। बस मुझे इस चीज की उम्मीद है कि तुम अपने 5 बेन रिंग्स का पूरा इस्तेमाल करो, अच्छी ट्रेनिंग करो, और हाँ, दूसरों के अगेंस्ट में हमेशा गार्ड पे रहना। उन अटैक से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जिन्हें तुम पहले से ही आता हुआ नहीं देखते। ली वुडी की तरह मत रहना। उसके खुद के भाई ने ही उसे धोखा दिया। हालांकि युआन टाइजी अभी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, लेकिन जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं वो अभी भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ एल्डर्स पहले की तरह ही अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन बात यह है कि ली सेन क्लैन ने काउंसिल ऑफ एल्डर्स के कुछ मेंबर्स के लिए काफी कुछ किया है, इसीलिए अभी भी काउंसिल ऑफ एल्डर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि ली वुडी के साथ पास्ट में इतना कुछ बुरा हुआ होगा। इस फैमिली के लिए ये सब आसान नहीं था। जिस बोझ को ग्रैनी अपने कंधों पर उठा के चल रही है वो काफी ज्यादा भारी है उनके लिए, और वो भी इस उम्र में। फ्यूचर में ली सेन क्लैन का पार्ट होने के नाते मैं वो करूंगा जो कि मुझे करना चाहिए। मैं युआन फैमिली को इतना ज्यादा मजबूर कर दूंगा कि उन्हें उनके किए का पछतावा हो, उन्हें सजा भुगतनी होगी। अब तभी ली वुडी भी जाग जाता है एंड वो शराब पीकर कहता है, तुम लोग अभी भी बात कर रहे हो? मैं तो सोकर भी उठ गया। वैसे टियानमिंग, क्या तुमने उस चीज को अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया? अब टियानमिंग कहता है, क्या आप सील के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने उसे ऑलरेडी अपनी बॉडी का एक पार्ट बना लिया है। अब ली वुडी टियानमिंग से कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब तुम मेरे साथ ली मसोलियम में चल सकते हो। मेरे बेटे टियानमिंग, तुम्हारे फादर जो हैं वो अब तुम्हें ली मसोलियम में लेकर जाएंगे। क्या तुम एक्साइटेड हो? अब ली वुडी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे फादर जो हैं वो तुम्हें दिखाएंगे कि डांस और गाना कैसे गाया जाता है। अब दूसरी तरफ प्रिंसेस फीलिंग एंड क्विंगयू जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। क्विंगयू प्रिंसेस फीलिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि प्रिंसेस फीलिंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उन्होंने ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में भी प्रिंसेस फीलिंग के बराबर किसी को भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं देखा है। अब प्रिंसेस फीलिंग भी क्विंगयू से कहते हैं कि तुम भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो मुझे बहन कहकर पुकार सकती हो। अब क्विंगयू एंड प्रिंसेस फीलिंग के घर की तरफ जाते हैं। क्विंगयू प्रिंसेस फीलिंग से कहती है कि आप और टियानमिंग जो है वो इस कमरे में रुकेंगे। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंगयू से पूछती है कि यहाँ पर एक ही कमरा क्यों है, तो इस चीज का जवाब देते हुए क्विंगयू कहती है कि आप और टियानमिंग क्या अभी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हो? इस चीज का जवाब प्रिंसेस फीलिंग शर्माते हुए देती हैं कि अभी नहीं, हमें एक दूसरे को जाने हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। वैसे तुम कहाँ पर रहती हो क्विंगयू? जहाँ पर तुम रहती हो मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है। ये सुनकर क्विंगयू थोड़ी हैरान हो जाती है। प्रिंसेस फीलिंग क्विंगयू से कहती है, मैं बचपन से ही अपनी बहन प्रिंसेस क्विंगलुआन के बगल में ही सोती हूँ। अगर मैं अकेले सोऊंगी तो मुझे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होगा, तो इसीलिए क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? अब ये सुनकर क्विंगयू कहती है, जी हाँ, आप मेरे साथ सो सकती हैं, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अब प्रिंसेस फीलिंग एंड क्विंगयू जो होते हैं
वो एक रिवर के पास से होकर जाने की बात करते हैं। अब तभी क्विंग्यू कहती है कि उसे प्रिंसेस फीलिंग एंड टियानमिंग से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, मैंने सुना था कि आपके फादर ने प्रॉमिस किया है कि वो आपकी शादी एक ऐसे लड़के से कराएंगे जिसे कि आप पसंद नहीं करती हैं। अब क्विंग्यू कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो प्रिंसेस फीलिंग उनसे पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों है? अब क्विंग्यू सैड हो जाती है एंड कहती है, मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने मेरी मदर के बारे में उस समय पर बात की थी, जिसकी वजह से मेरे फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड वो उन सभी को एक बैट के थ्रू पनिश करना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे फादर आखिर में हार जाते हैं। अब क्योंकि मेरे डैड इतना ज़्यादा नहीं सोचे थे उस समय पर, तो उन्होंने काउंसिल ऑफ एल्डर्स के सामने ही इस शर्त को रखा था। एक्चुअली ये चीज़ जो है वो 10 साल पहले हुई थी, मेरी मदर के जस्ट मरने के बाद ही। मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे डैड को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हुई और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है, तो क्या तुम इसके लिए अपने डैड को हेट करती हो? तभी क्विंग्यू कहती है, नहीं ऐसा नहीं है प्रिंसेस फीलिंग, मैं उन्हें समझती हूँ। ग्रैनी जो है उन्होंने कहा था कि कभी कभार ये जिंदगी है, चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से नहीं चलती हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं। हमारा विश्वास खुद से नहीं उठना चाहिए और जिनकी वजह से वो हुआ है उनकी वजह से हमें हर बार दुखी भी नहीं रहना चाहिए। हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक हम मर नहीं जाते। हमारा बेस्ट देने के बाद ही हम बिना किसी पछतावे के मर सकते हैं। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है, अगर वो लोग काउंसिल की मदद से इस शादी पर ज़्यादा जोर डालें तो हम लोग क्या करेंगे? अब क्विंग्यू कहती है, अगर मुझे उसके साथ सच में शादी करनी हुई तो मैं अपने चेहरे को बर्बाद कर दूंगी, मैं अपने चेहरे को जला दूंगी, तब देखेंगे कि वो मुझे लेना चाहते हैं या नहीं। अब प्रिंसेस फीलिंग जो होती है वो क्विंग्यू से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्विंग्यू पूछती है, लेकिन प्रिंसेस फीलिंग ये ठीक रहेगा? जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं उन लोगों को सबक सिखा पाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। अगर अंत में मेरी हालत फटे कपड़े की तरह भी हो गई तब भी मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि कैसे मेरी मॉम मेरी आंखों के सामने मारी गई। अब ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू को हग कर देते हैं। प्रिंसेस फीलिंग को हग करता देख क्विंग्यू रोने लगती है। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, तुम डरो मत, टियानमिंग तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे, सभी चीज़ का बोझ अपने ऊपर ही मत डालो। अब क्विंग्यू रोते हुए कहती है, तुम्हारा मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया प्रिंसेस फीलिंग। अब प्रिंसेस फीलिंग क्विंग्यू से कहती है, मैं तुम्हें टियानमिंग के बारे में बताती हूँ। टियानमिंग भी बिल्कुल नीचे से उठकर ही आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। अब ये सुनकर क्विंग्यू कहती है, क्या ब्रदर टियानमिंग की बात कर रही हैं? अब प्रिंसेस फीलिंग कहती है, जी हाँ, टियानमिंग भले ही अकेला पड़ गया हो, भले ही सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। अब ली मसोलियम में जाते हुए ली वुडी टियानमिंग से कहते हैं, क्या जो वो तुम्हारे कंधे पर 2 एनिमल्स बैठे हैं वो तुम्हारे लाइफ बॉन्ड बीस्ट हैं? अब टियानमिंग कहता है, जी हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? अब ली वुडी हंसते हुए कहता है, मैं उन दोनों की डिश बनाकर खा सकता हूँ। ये सुनकर टियानमिंग शांत रहता है। तभी फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, ली टियानमिंग, ये जगह जो है वो पूरे मॉन्स्टर से भरी हुई है और ये जगह मज़ेदार भी लगती है। और फिनिक्स जेनेसिस से कहता है, चलो म्याओ म्याओ, हम चलकर यहाँ पर खेलते हैं, मैंने अभी एक मछली को देखा है, तो चलो उस मछली को पकड़ते हैं। अब फिनिक्स एंड म्याओ म्याओ जो होता है वो लोग जंगल में चले जाते हैं। अब टियानमिंग उन दोनों को कहता है, तुम दोनों मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर जितनी भी सैक्रेड स्पिरिट्स होंगी उन्हें तंग मत करना। अब ली वुडी टियानमिंग को बताता है कि हम ली मसोलियम के पास में पहुंच चुके हैं। इस ब्लड कलर्ड फॉर्मेशन के अंदर ली मसोलियम है और अभी भी जो ब्लड बेन फॉर्मेशन है वो ग्रैंड ओरिएंट रियलम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन है। चलो टियानमिंग, ये वाइन की बोतलें जो हैं इन्हें अंदर लाने में मेरी मदद करो। अब ली वुडी अपनी रिंग से उन वाइन्स को बाहर निकालता है। ये देखकर टियानमिंग कहता है, तुम सीरियस नहीं हो, है ना? क्या तुम इतनी सारी वाइन्स को अंदर ले जाकर खुद को मारने के बारे में सोच रहे हो? अब ली वुडी टियानमिंग से कहता है, बिल्कुल, मैं इस वाइन को अंदर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये वाइन मेरे लिए नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी इस वाइन को पीने से हिचकिचाता हूँ। ये सभी हाई क्वालिटी वाइन्स हैं, मैंने इन पर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। अब ली वुडी उन वाइन्स के मटकों को उठाते हुए कहता है कि जितने भी एंसेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा वाइन पीते हैं,
अगर हम उन्हें कुछ अच्छी वाइन्स नहीं देते हैं तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। सच में वो कुछ बूढ़े बदमाशों का झुंड है। ली वुडी की बात सुनकर टियानमिंग चौंक जाता है एंड कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एंसेस्टर्स अभी भी जिंदा हैं? अब ली वुडी कहता है, नहीं, वो लोग जिंदा नहीं है। हम इन सभी वाइन्स को जमीन पर चढ़ाते हैं। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है अपने मन के अंदर, भेंट चढ़ाना सिर्फ भेंट चढ़ाना ही होता है, लेकिन ली वुडी तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि जो एंसेस्टर्स हैं वो सच में इन वाइन को पिएंगे। क्या ली वुडी अभी भी नशे में है? अब ली वुडी टियानमिंग को खड़ा देखकर कहता है कि तुम अभी भी खड़े किस लिए हो, जल्दी से इस वाइन को उठाओ। अब ली वुडी एंड टियानमिंग जो होते हैं वो वाइन्स को लेकर ब्लड फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर प्रिंसेस फीलिंग मेरे साथ होती तो क्या वो स्पिरिचुअल अटैचमेंट की मदद से मेरे साथ इस ब्लड फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर पाती। अब ली वुडी आगे से टियानमिंग को कहता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें उन सभी ओल्ड बदमाशों से मिलवाऊंगा। अब इसे लेकर जाता है। ली मसोलियम में काफी ज्यादा बड़े पहाड़ होते हैं। ली वुडी टियानमिंग को बताते हैं जो पहला पहाड़ है उसे शन शाओ माउंटेन कहते हैं और ये ली सिन क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर ली शन शाओ का ग्रेवस्टोन है। उस पहाड़ को देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, क्या नजारा है, मुझे विश्वास नहीं होता, एक माउंटेन जो कि बादलों को छू रहा है वो एक ग्रेवस्टोन है। अब ली वुडी टियानमिंग को बताते हैं कि जो हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर थे उन्हें सबसे पहले लाइफ स्पेन हुआ था और उस समय पर लाइफ स्पेन का कोई इलाज नहीं था, लेकिन उनके भयानक विल पावर ने उन्हें 50 सालों तक बिना मरे कल्टीवेट करने दिया। आखिर में उन्हें लाइफ स्पेन को क्योर करने की टेक्निक मिल गई। उन्होंने अपने लाइफ स्पेन को क्योर किया एंड उनकी बॉडी जो थी वो वैसे ही हो गई जैसे कि वो 15 साल की उम्र में थी। वो बहुत तेजी से अलग अलग रैंक्स में पहुंचने लगे एंड उन्होंने काउंटलेस चैंपियंस को हराया। उसके बाद उन्होंने ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के कियोटिक ग्रैंड ओरिएंट रियलम को ढूंढा और वो इस रियलम पर भारी पड़ने लगे। न केवल वो उस समय पर उस पूरी रियलम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी थे, बल्कि वो हमारे पूरे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थे। लोग कहते हैं कि वो अल्टीमेटली एम्प्रेंसियन रियलम से भी आगे पहुंचे। ली वुडी की बात सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, जो फाउंडिंग एंसेस्टर ली सन शाओ थे उनके बारे में जानकर ऐसा लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली थे। शायद ली सेन क्लैन में जितने भी लोग हैं वो उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अब ली वुडी टियानमिंग को हंसते हुए बताते हैं कि चलो मैं तुम्हें फाउंडिंग एंसेस्टर के ग्रेवस्टोन पर लेकर चलता हूँ। ली शन शाओ बाकी के जितने भी एंसेस्टर हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा भुक्कड़ हैं क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा वाइन चढ़ाई जाती है। अब टियानमिंग एंड ली वुडी एक केव से होकर गुजरते हैं। टियानमिंग खुद से उस केव के बारे में बात करता है कि वो केव सच में काफी ज्यादा बड़ी है। अब तभी टियानमिंग अपने सामने एक लाइव बॉर्न बीस्ट को देखता है जो कि एक कुनपेंग होता है। ली वुडी एंड टियानमिंग उस कुनपेंग के पास पहुंचते हैं। उस कुनपेंग को देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो कहता है, ये कुनपेंग तो काफी ज्यादा बड़ा है। इस लाइव बॉर्न बीस्ट के बॉडी के बगल से काफी ज्यादा खराब हवा आ रही है, ये जरूर ली वुडी का ही लाइव बॉर्न बीस्ट होगा। अब ली वुडी टियानमिंग को कहता है, टियानमिंग इसे देखो, ये लेजेंडरी लाइव बॉर्न बीस्ट है हमारे ब्लड लाइन का, द वॉइडेड कुनपेंग। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, क्या ये वॉइडेड कुनपेंग नहीं है? अब ली वुडी टियानमिंग से कहता है, हाँ, लेकिन ये जो है वो खाली और चोटिल है, इसीलिए मैंने इसे वॉइडेड कुनपेंग कहा। अब टियानमिंग को ली वुडी के लाइव बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने मन के अंदर कहता है, ये काफी ज्यादा खराब बात है। ली वुडी का बीस्ट जो है वो बिल्कुल उसी की तरह है, वो कमजोर हो चुका है एंड वो भी वेनम ड्रेक स्पाइक के टॉर्चर से गुजर रहा है, वो जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब टियानमिंग ली वुडी से पूछता है कि क्या ये जो केव है वो हमें माउंटेन के टॉप तक लेकर जाएगी? तो ली वुडी उसे कहता है कि तुमने सही कहा। अब वो लोग माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं जहाँ पर उनके एंसेस्टर की ग्रेवस्टोन होती है। ली वुडी टियानमिंग को कहता है, जो बाकी के बचे हुए एंसेस्टर की ग्रेव है वो अलग अलग माउंटेन्स के ऊपर है। जो माउंटेन का टॉप हमारे साथ में है उस पर देखो, उसमें हमारे सेकेंड एंसेस्टर ली शिंगे की ग्रेव है। वो हमारे फर्स्ट एंसेस्टर का बेटा था। उनके बेन रिंग्स का कलर ब्लड कलर्ड था और वो बेन रिंग्स उन्हें ब्लड मॉर्फ की एबिलिटी देते थे। अगर तुम थोड़ा नीचे देखोगे तो तुम्हें हमारे थर्ड एंसेस्टर, फोर्थ एंसेस्टर और फिफ्थ एंसेस्टर की ग्रेव मिलेगी। टियानमिंग अब जल्दी करो और जो वाइन तुम्हारे पास है उसे नीचे रखो और हमारे एंसेस्टर को रीड करो। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ठीक है। अब टियानमिंग जो होता है वो उन वाइन के मटकों को ग्रेव के पास रख देता है
एंड हाथ जोड़कर कहता है, मैं ली सिन क्लैन का वारिस ली टियानमिंग हूँ और मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करने के लिए आया हूँ और ये रहा मेरा चढ़ावा। अब ली वुडी टियानमिंग को कहता है, टियानमिंग मेरा खुद का बेटा नहीं है लेकिन मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैंने तुम्हें लिंगे को हराते हुए देखा और मैं कह सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा टैलेंट जो है वो मेरे लेवल का है। तुम्हारी पूरी बॉडी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन के लिए टैलेंट है। ये सुनकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। अब ली वुडी टियानमिंग को कहता है, अब क्योंकि किस्मत ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया है फादर और सन के रूप में, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा। अब से तुम यहाँ पर एंसेस्ट्रल ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करोगे। तुम्हारे फादर होने के नाते मैं ली सिन क्लैन की अद्भुत गहराइयों को तुम्हारे सामने धीरे धीरे करके खोलूंगा। क्या तुम तैयार हो? ली वुडी की बात सुनकर टियानमिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने आप से कहता है कि सच में ली मसोलियम का एक सीक्रेट है। अब टियानमिंग ली वुडी को कहता है, मैं तैयार हूँ, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। अब ली वुडी टियानमिंग को कहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ली वुडी टियानमिंग के साथ मजाक करता है, जिस मजाक को सुनकर टियानमिंग गुस्से में आ जाता है एंड वो उससे कहता है, क्या आप सीरियस नहीं रह सकते? अब ली वुडी हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं मजाक करना बंद करता हूँ। अब ली वुडी वाइन के मटके को अपने हाथ में लेता है एंड टियानमिंग को कहता है, मुझे ध्यान से देखो टियानमिंग। ली वुडी उस ग्रेव पर वाइन को चढ़ा रहा होता है लेकिन उससे तब भी कुछ फायदा नहीं हो रहा होता और ना ही कुछ अजीब सा या फिर अलग सा हो रहा होता है। इस चीज को देखकर ली वुडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है, ली शनशाओ तुम जानते हो कि मेरा बेटा यहाँ पर आया हुआ है, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा खेल रहे हो। तुम सच में बदमाश हो, मेरी थोड़ी लाज तो रखो। ली वुडी की बातें सुनकर टियानमिंग कहता है, ये तो सच में एक ड्रामा किंग है। अब तभी ली वुडी कहता है, ठीक है, मैं तब तक इस वाइन को चढ़ाता रहूंगा जब तक तुम इसे पी पी कर नहीं मर जाते। मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा। तुम वैसे ही मर चुके हो, इसीलिए प्लीज थोड़ा कम ड्रिंक करो। प्लीज अब जल्दी से उस चीज को एक्टिवेट करो, मेरे पास अब ज्यादा वाइन नहीं बची है। अब तभी ली शनशाओ की ग्रेव जो होती है वो चमकने लगती है। ये देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड वो कहता है, वो ग्रेव स्टोन जो थी वो बिल्कुल वाइट हो गई। अब टियानमिंग उस ग्रेव को पास से देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, ना केवल ये सिंपली वाइट हो रही है बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ग्रेव स्टोन जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में बदल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी इस स्टोन से बाहर निकल रही है वो फ्लेम येलो रॉक से 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने यहाँ पर कल्टीवेट किया तो जो रिजल्ट्स होंगे वो काफी ज्यादा चमत्कारी होंगे। अब ली वुडी टियानमिंग को बताता है, इस ग्रेव स्टोन के पास व्हाइट हेवनली पैटर्न और सेंटली हेवनली पैटर्न है। वैसे टियानमिंग, क्या तुम्हें पता है कि 81 सेंटली हेवनली पैटर्न्स का क्या मतलब है? अब टियानमिंग कहता है, नहीं, मैं पहली बार इतने हाई लेवल वाले हेवनली पैटर्न को देख रहा हूँ। ली वुडी टियानमिंग से कहता है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। बस अभी के लिए तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि वो काफी ज्यादा खौफनाक है। अब टियानमिंग ली वुडी से कहता है, जो फाउंडिंग एंसेस्टर की ग्रेवस्टोन है वो वाइन चढ़ाने पर ऐसे बदलती है, तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता और क्या किसी और को इस चीज के बारे में पता है? अब ली वुडी कहता है, ये तो काफी ज्यादा आसान है, मैं इस जगह पर 15 सालों से भी ज्यादा सालों तक पी रहा हूँ और जहाँ तक मुझे पता है इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता। ये ग्रेवस्टोन जो है वो पर्सनली हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर ने अपने समय में बनाया था। ग्रैंड ओरिएंट रियलम की 10,000 साल की हिस्ट्री में कोई भी कल्टीवेटर इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था कि वो 81 सेंटली हेवनली पैटर्न्स को स्पिरिट ओड्स में लिख सके। यहाँ तक कि न केवल ये एक लौता ग्रेवस्टोन है जिसके ऊपर वाइन डालकर उसे एक्टिवेट किया जा सकता है, बल्कि जो दूसरे टॉप एंसेस्टर्स हैं उनके सीक्रेट्स जो हैं वो भी ऐसे ही खुलेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो लोग मरने के बाद भी शराबी हैं। अब टियानमिंग ली वुडी से कहता है, इतने बड़े सीक्रेट को मुझे बता देना, क्या ये ठीक रहेगा? टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, वैसे भी हम पहली बार मिल रहे हैं। ली वुडी टियानमिंग से कहता है, और मैं क्या ही करता टियानमिंग, दुनिया बहुत बड़ी है। अब क्योंकि सभी लोगों में से तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का जूनियर सेक्ट मास्टर बनने के लिए आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किस्मत से जुड़े हुए हैं। किस्मत ही इस दुनिया का अल्टीमेट लॉ है। कभी कभार हम दूसरों लोगों को एक नजर में देखकर ही पहचान सकते हैं। शायद तुम ऐसा भी सोचते हो कि मैं तुम्हारे दिखावे का फादर बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं समझ गया था कि तुम इस चीज के लायक हो।
लीवुडी की बात सुनकर टियानमिंग कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप मेरे फादर बनने के लायक नहीं हो। बस बात ये है कि मैं अभी किसी को भी अपने फादर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपके बिहेवियर पर इस चीज को डिसाइड करूंगा। ये सुनकर लीवुडी हंसता है एंड कहता है, सच में तुम काफी ज्यादा असली हो। अब जाओ, वो बूढ़े बदमाश जो हैं वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। चलो देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत उनकी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है या नहीं। टियानमिंग फीनिक्स एंड जेनेसिस को अपने साथ कल्टीवेट करने के लिए बुलाता है। अब तभी जेनेसिस एंड फीनिक्स जो होते हैं वो जंगल से होकर टियानमिंग के पास आते हैं। फीनिक्स ग्रेवस्टोन को देखकर कहता है, इतना ज्यादा पावरफुल हेवनली पैटर्न, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। अब टियानमिंग एंड फीनिक्स जो होते हैं वो ग्रेवस्टोन के पास बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। टियानमिंग फीनिक्स को कहता है, जल्दी इस स्पिरिचुअल एनर्जी को बीस्ट की में कन्वर्ट कर दो अपने एटर्नल इन्फर्नल कोडेक्स का इस्तेमाल करते हुए, और प्रॉपरली आज कल्टीवेट करते हैं। अब वो लोग कल्टीवेट करने लगते हैं। दूसरी ओर लीवुडी जो होता है वो हमेशा की तरह वाइन को ड्रिंक करता है एंड टियानमिंग को देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि फर्स्ट एंसेस्टर को तुम पसंद आ रहे हो। अब लीवुडी उस जगह से थोड़ा दूर जाता है एंड खुद से कहता है, टियानमिंग के साथ अभी भी फ्यूचर की एक उम्मीद बची हुई है, मुझे भी अब कल्टीवेट करना चाहिए। लीवुडी अपने कपड़े को निकालता है। वो बीस्टल वेपन लीवुडी के शरीर पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। लीवुडी उस बीस्टल वेपन को अपने बॉडी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है। लीवुडी खुद से कहता है, 14 साल हो गए और इन 14 सालों में मैं मौत के इतने ज्यादा करीब होकर भी कल्टीवेट करता आया हूँ। मैं काफी बार मौत के करीब जा चुका हूँ। मैंने डीमंस और भगवान को देखा है। मैं ऐसे हालातों से होकर गुजर चुका हूँ जहाँ पर ना मदद के लिए कोई था और न सहारा देने के लिए। युआन ताईजी, जब मैं स्पाइक को अपने बॉडी से बाहर निकाल लूंगा तब तुम्हारी पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। तुमने मुझे 14 सालों तक इस दर्द में रखा है, लेकिन तुम्हें एक चीज नहीं पता है, मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुमको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मैं वेन सेवरिंग कल्टीवेशन में बिजी था। लीसेन क्लैन का जो दुख है वो हेवन पे डिपेंड नहीं करता है। लीसेन क्लैन भगवान से प्रे नहीं करते हैं, ना ही वो किसी डीमन से डरते हैं। हम बस अपनी विल पावर और स्पिरिट पर भरोसा रखते हैं। लीवुडी ज्यादा जोर से बोल रहा होता है, जिसकी वजह से फीनिक्स को उसकी आवाज आ जाती है एंड वो कहता है कि आखिर ये हल्ला गुल्ला कहाँ पर हो रहा है। तो टियानमिंग उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज की परवाह क्यों है, बस कल्टीवेशन पर फोकस करो। अब 4 दिन बाद उन लोगों की कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाती है। टियानमिंग अपनी इस जगह पर से खड़ा उठता है एंड कहता है, फाइनली मैं 9th लेवल ऑफ स्पिरिट सोर्स पे पहुंच चुका हूँ। जो 3 ब्लड लाइन्स हैं वो कल आएंगी। वापस लौटने का समय हो चुका है, क्या आने की तैयारी भी तो कर। टियानमिंग अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके वापस लौट जाता है। अब वो प्रिंसेस फीलिंग एंड क्विंग्यू से मिलता है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि क्या वो एक नई लेवल पे पहुंच चुका है, तो टियानमिंग कहता है, जी हाँ। क्विंग्यू को देखकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, क्विंग्यू आज काफी ज्यादा खुश लग रही है। ऐसा लगता है प्रिंसेस फीलिंग के साथ क्विंग्यू अच्छी तरीके से घुल मिल चुकी है। अब क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है, जब हम पिछली बार मिले थे तो ब्रदर टियानमिंग ने ली लिंगे को प्रिंसेस फीलिंग की स्पिरिचुअल अटैचमेंट की मदद से हरा दिया था, लेकिन अब तो आप काफी ज्यादा और आगे बढ़ चुके हो, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अब आपका मैच नहीं हूँ। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, इस चीज में तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं 20 साल का हूँ जबकि तुम 15 साल की हो। तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। ये तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करूं और तुम्हारे लेवल तक पहुंच सकूं। क्विंग्यू अब टियानमिंग से कहती है, ब्रदर टियानमिंग, आपके पास 5 बेन रिंग्स हैं। असल में वजह ये है कि आपका लेवल इसलिए हाई नहीं है क्योंकि आपने अपनी कल्टीवेशन को रीस्टार्ट कर दिया था। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, तुम मुझे बिग ब्रदर कह के पुकार सकती हो, मेरी खुद की कोई बहन नहीं है, इसीलिए आज से तुम मेरी बहन हो। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, क्विंग्यू की तरह भरोसेमंद बहन किसे नहीं चाहिए होगी। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसका भाई बनूंगा तो उसे ज्यादा खुशी होगी। अब क्विंग्यू जो होती है वो प्रिंसेस फीलिंग की तरफ देखती है। अब प्रिंसेस फीलिंग जो है वो अपना सर हिलाती हैं, जिसके बाद क्विंग्यू शर्माते हुए टियानमिंग से कहती है कि क्या वो जेनेसिस को गले लगा सकती है। ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, आप ऐसा कर सकती हो। टियानमिंग को ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती। फीनिक्स जो होता है वो क्विंग्यू से कहता है कि मैं उससे ज्यादा क्यूट हूँ, इसीलिए तो मुझे भी हग कर सकती हो। फीनिक्स के ये कहने के बावजूद भी प्रिंसेस फीलिंग एंड क्विंग्यू जो होता है वो जेनेसिस को गले लगाते हैं। ये देखकर टियानमिंग
फीनिक्स को कहता है तुम इग्नोर हो चुके हो। फीनिक्स रोने लगता है। अब रात हो जाती है एंड टियानमिंग जो होता है वो उस गिफ्ट को बाहर निकालता है जो कि उसे उसके मास्टर मूयंग ने दिया होता है। उस गिफ्ट को देखते हुए टियानमिंग कहता है मैं ये सोच रहा हूँगा कि इसके अंदर क्या होगा, अब बहुत जल्दी मुझे पता चल जाएगा। इसका नाम आर्कीफिंड है, शायद इसके अंदर एक डिमोनिक बीस्टल वेपन होगा। टियानमिंग उस बॉक्स को ओपन करता है। उस बॉक्स के अंदर एक ब्लैक चेन होती है। उस चेन को देखकर टियानमिंग कहता है ये स्पाइक्स जो हैं वो पूरे चेन के ऊपर हैं। अगर ये चेन मेरे एनिमी पे एक बार भी लग जाएगी तो ये चेन उसके स्किन को बाहर निकाल देगी। अब समझ में आया कि इसको आर्कीफिंड क्यों कहा गया है। ये तो एक ब्लेजिंग ड्रैगन चेन ब्लेड से भी ज्यादा खौफनाक है। ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। टियानमिंग उस चेन को एक पेड़ की तरफ मारता है एंड वो पेड़ एक ही स्ट्राइक में टूट जाता है, जिसे देखकर टियानमिंग कहता है ऐसा लगता है कि मैंने गलत देखा। ऐसा लगता है कि इस चेन के पास एक स्पेशल इफेक्ट भी है। कुछ समय के लिए मैंने एक इल्यूजन को देखा, चलो इसे एक और बार ट्राई किया जाए। अब टियानमिंग उस ब्लैक चेन को एक और बार इस्तेमाल करता है तो उसे पता चल जाता है कि उस चेन के पास एक स्पेशल इफेक्ट है जो कि उसके ओपोनेंट के माइंड को इफेक्ट करता है। टियानमिंग खुद से कहता है अगर ये चेन जो है उसे मैं अपने बीविल्डरिंग आई के साथ इस्तेमाल करूं और उन दोनों एबिलिटीज को मैं अपने सोललेस 7 हाउल्स के साथ इस्तेमाल करूं तो वो अटैक जो होगा वो सच में एक खौफनाक अटैक होगा। आज की रात मैं उस अटैक को इस चेन का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करूंगा। वो 3 ब्लड लाइन्स जो हैं वो कल आने वाली हैं। अब कुनपेंग सेक्रेड हॉल से ग्रैनी ली टियानमिंग एंड पिंग्यू को बुलाते हैं। टियानमिंग एंड पिंग्यू ग्रैनी ली के पास जाते हैं। ग्रैनी ली उन दोनों से कहते हैं जो 3 ब्लड लाइन्स के लोग हैं वो काफी ज्यादा जल्दी ही आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल मैं सेक्ट में गई थी तुम्हारे पेंटाबेन को एक काउंसिल एल्डर जिनका नाम ये क्विंग है उनसे बात करने गई थी। उन्होंने कहा वो आज उस फाइट को देखने के लिए आएंगे। तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो कि तुमने कुनपेंग सेक्रेट सील को अपने बॉडी का एक पार्ट बना लिया। अब उन तीनों ब्लड लाइन्स को तुमने एक डेड एंड पे धकेल दिया है। तुम्हें पता है ना कि तुम चीजों को बाद में कैसे सॉल्व करोगे। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है मैं जानता हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी को पेंटाबेन के रूप में एल्डर यीक्विंग के सामने प्रूव करना होगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मैं सेफ रहूंगा। ये सुनकर ग्रैनी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी के लिए लीसियन क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स में एंटर नहीं कर सकते, इसीलिए जो 3 ब्लड लाइन है उन्हें एल्डर यीक्विंग की बात माननी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये जानकर टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है ये तो काफी अच्छी बात है कि लीसियन क्लैन की काउंसिल ऑफ एल्डर का एक मेंबर मदद करना चाहता है। उनका नाम एल्डर यीक्विंग है। हाँ, अब ग्रैनी ली टियानमिंग से कहती है टियानमिंग जैसे कि तुमने पिछली बार किया था, तुम्हें बस अपने टैलेंट को दिखाना है। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को पेंटाबेन के रूप में सबको दिखा देते हो तो तुम्हारे जूनियर सेक्ट मास्टर की जो सीट है वो सिक्योर रहेगी। जो तीनों ब्लड लाइन्स हैं उनमें जो लोग तुम्हारे एज के हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। अगर उनसे फाइट करते हुए तुम्हें चोट लग जाती है तो उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर टियानमिंग कहता है मैं समझ गया। ग्रैनी क्या आप मुझे सेक्ट ब्लड लाइन्स के बारे में और बता सकती हैं। अब ग्रैनी ली टियानमिंग को बताते हैं जो लीसियन क्लैन है उनकी 4 ब्लड लाइन्स हैं, उन चारों के 4 लीडर्स हैं और उन ब्लड लाइन्स में 28 ब्रांच हेड्स भी आते हैं। 10,000 साल पहले उन चारों ब्लड लाइन्स के फिगर्स जो थे वो काफी ज्यादा अमेजिंग थे, लेकिन 10 साल के बाद इन चारों ब्लड लाइन्स में से कोई भी काउंसिल ऑफ एल्डर्स का मेंबर नहीं बन पाया। जो चारों ब्लड लाइन्स हैं उनमें से मेटल ब्लड लाइन ने अपने आप को सबसे ज्यादा बेस्ट प्रूव किया है। जब से ली वुडी ने क्लैन को मैनेज करना छोड़ दिया है तब से जो सेकंड लीडर है ली शुआन यी, उसने क्लैन के सारे कामों और प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है। ली शुआन यी जो है वो अभी के लिए पूरे ली सेंट क्लैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। उसकी हाई सोशल पोजीशन की वजह से जो दूसरे ब्रांचेस के हेड हैं वो उसकी बात मानते हैं, इसीलिए ली शुआन यी जो है वो दूसरे ब्रांचेस के हेड्स को वहाँ पर लीड करेगा। अब ये सुनकर ली टियानमिंग कहता है तो इसका मतलब जो ये ली शुआन यी है उसे सैक्रेड सील सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि वो ली मसोलियम में एंटर करना चाहता है। ये सुनकर ग्रैनी कहती है हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो। अब तभी वहाँ पर चारों ब्लड लाइन्स आ जाती हैं एंड वो ली मसोलियम का दरवाजा खोलते हैं एंड ग्रैनी ली का नाम चिल्लाते हुए कहते हैं ग्रैनी ली तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जो तीनों ब्लड लाइन्स थी वो एक सेक्रेट असेंबली को रखने वाले थे ताकि ये डिसाइड हो पाए कि जूनियर सेक्ट मास्टर कौन बनेगा, लेकिन किसने सोचा था कि आप इतने बड़े बेवकूफ वाला काम कर दोगे।
उस आदमी को इतना ज्यादा अकड़ में बोलता देख टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, जिस तरीके से ये बात कर रहा है ऐसा लगता है कि ये आदमी ही ली शुआन ही है। अब ग्रैनी ली शुआन ही से कहती है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैंने कौन सी बेवकूफ़ी भरा काम किया है। ये सुनकर शुआन ही कहता है, आपने किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाया और उसे ली वुडी का बेटा कह दिया और अनाउंस कर दिया कि वो जूनियर सेक्ट मास्टर बनेगा। मुझे बताओ कि क्या ये बेवकूफ़ों वाला काम नहीं था। ली वुडी का उसका अपना बेटा नहीं है, इसीलिए वो काफी समय तक सेक्ट मास्टर रहेगा, लेकिन जो जूनियर सेक्ट मास्टर है वो भी क्लैन के लिए चूज करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हम सभी ब्लड लाइन्स आपस में बात कर रहे थे कि कौन सा कैंडिडेट जूनियर सेक्ट मास्टर के लिए परफेक्ट रहेगा, लेकिन तब इसी दौरान आपने अपने मतलब के लिए किसी और को अपॉइंट कर दिया और कह दिया कि ये जूनियर सेक्ट मास्टर बनेगा। ना केवल ये बेवकूफ़ी भरा काम है बल्कि ये बचपना भी है। अब वो सभी ब्लड लाइन्स के लोग ग्रैनी ली पर चिढ़ने लगते हैं एंड कहते हैं कि आपको ऐसा करने की अथॉरिटी कौन देता है और आप इस चीज़ को ऐसा भी ट्रीट कर रहे हो जैसे कि ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब ली शुआन यू ग्रैनी ली से कहते हैं, ली जिंग यू हमें कुनपेंग सेक्रेट सील दे दो। जब तक हम उससे एक टैलेंटेड वारिस को देंगे तब हमारे क्लैन के वापस से सक्सेसफुल बनने की उम्मीदें जारी रहेंगी। ग्रैनी ली शुआन यी से कहते हैं, तुम इसे काफी ज्यादा क्लियर दिखा रहे हो। तुम्हारा बेटा ली शुआनचेन जो है वो भी युआन टाइजी का डिसिपल है और वो हमारे क्लैन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यंग लड़का है। तुम ऑब्वियसली ये अपने बेटे के लिए कर रहे हो। क्या जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सभी लोग इससे एग्री करते हैं? अब वो तीनों ब्लड लाइन्स के लोग कहने लगते हैं कि इसमें आखिर गलती क्या है। अगर हमारा बेटा ली शुआनचेन के बराबर पावरफुल नहीं है तब भी एक मौका रहेगा हमारे ग्रैंडसन्स के लिए एंड वारिसों के लिए कि वो भी आगे चलकर जूनियर सेक्ट मास्टर बन सकते हैं। अगर सील जो है वो आप लोगों के पास यानी कि एपेक्स ब्रांच के पास ही रहती है तो हम लोगों के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होगा। एपेक्स ब्रांच का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसीलिए कुनपेंग सेक्रेट सील को हमें दे दीजिए और इस चीज का दिखावा करना भी आप बंद कर दो कि किसी बाहर के व्यक्ति के पास 5 बेन रिंग्स हैं। ये सुनकर टियानमिंग चिल्लाते हुए कहता है, किसने कहा कि मेरे 5 बेन रिंग्स फेक हैं? क्या उन 7 स्टारी विंड ब्रांचेस ने आप लोगों को नहीं बताया कि कैसे मैंने ली लिंगे को हराया था? अब ली शुआन यू टियानमिंग से कहता है, बच्चे हम उन 7 स्टारी विंड ब्रांचेस की तरह बेवकूफ नहीं है और ना ही हम उनकी तरह इजीली बेवकूफ बनाए जाएंगे। अपनी किस्मत को यहाँ पर मत आजमाओ और ना ही थोड़े से पैसों के लिए हमारे अगेंस्ट जाओ। हमारे अगेंस्ट जाने का तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा, तुम एक बहुत बुरी मौत मरोगे। अब ली शुआन यी जो है वो टियानमिंग की तरफ घूरने लगता है, ये समझ कर कि अगर वो उसकी तरफ अपनी नजरों से घूरेगा तो जो टियानमिंग है वो डर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ टियानमिंग जो होता है वो उसे देखकर उबासी लेता है एंड कहता है, तो तुम लोग चाहते हो कि तुम अपने बेटों को मेरे खिलाफ लड़ाओ, तो ठीक है। मैं पूरी रात जागा हूँ और मुझे अभी काफी ज्यादा नींद आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी सोना भी है, इसलिए जल्दी करो और अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाओ। उन्हें हराने के बाद मैं सोने चला जाऊंगा। ये सुनकर वो ब्लड लाइन के लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसी बकवास अपने मुंह से कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ शुआन जो होता है वो हैरान होता है कि उसके टियानमिंग को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग घूरने के बाद भी टियानमिंग कैसे नहीं डरा। अब तभी वहाँ पर एक लड़की आती है एंड वो सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहती है। अब वो लड़की कहती है कि वो टियानमिंग से फाइट करेगी और उसे सबक सिखाएगी। उस लड़की को देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, वाह, तो ये एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। अब वो लड़की ना केवल टियानमिंग का मजाक उड़ाती है बल्कि वो ली क्विंग्यू के बारे में भी काफी ज्यादा बुरा भला बोलती है। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से स्पिरिचुअली अटैच होकर उसे बताती है कि जब वो क्विंग्यू से स्पिरिचुअली अटैच हुई थी तो उसे पता चला था कि ये जो लड़की सामने खड़ी हुई है उसने क्विंग्यू को काफी ज्यादा परेशान किया है और इस लड़की से ही क्विंग्यू सबसे ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। ये सुनकर टियानमिंग अपने सामने खड़ी हुई लड़की से कहता है, बेब, ये तुम्हारे लिए खत्म है। अगर प्रिंसेस फीलिंग कुछ कह देती है तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।